बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाया जा रहा है। तो मैंने कहा इतना इंटरेस्टिंग डे मनाया जा रहा है जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम आगे जाके बात तो करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक भी फिर रिश्तों से रिलेटेड और रिश्तों की अहमियत से रिलेटेड रखा। व्यूअर्स, हमारी हमेशा कोशिश होती है एट मॉर्निंग एट होम एंड पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क कि बात वो करे जो पते की हो, जो इंटरेस्टिंग बात हो, जिसको सुनने और अंडरस्टैंड करने में लोगों को दिक्कत ना हो और उन बातों को सुन के और अंडरस्टैंड करके हमें कुछ सीखने का मौका भी मिले। देखिए व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन हम ज़िंदगी की मामलात में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम फोकस करना भूल जाते हैं उन चीज़ों पे। तो आज अगर हमने कोई टैग लाइन या स्लोगन की बात करें तो आज जिस बात को हम आगे लेके बढ़ेंगे वो ये है कि जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। देखिए व्यूअर्स, हम लोग सब बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को फेस करते हैं। सुख में तो सारे ही साथ खड़े होते हैं, दुख में जो लोग साथ खड़े होते हैं एक्चुअली मेरे ख्याल से रियल फ्रेंड्स वो होते हैं। जबकि मुझे बड़ी दफ़ा मेरे फ्रेंड्स ने ये बात कही, क्योंकि मेरा ये हमेशा से बिलीफ रहा है। मेरी सहेलियाँ मुझे अक्सर कहती है, नहीं जुगन, देखो खुशियों में भी तो लोगों को साथ होना चाहिए ना। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि दुख में भी साथ खड़े हों। कुछ लोग होते हैं जो हर हैप्पी ओकेजन पे, गेट टुगेदर पे, बर्थडेज़ पे मुबारकबाद देने की बात हो तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जब कोई इंसान तकलीफ़ में होता है या प्रॉब्लम में होता है, कि किसी के घर में बीमारी होती है, किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, या कोई खुदा न खास्ता किसी की फैमिली में फौतगी हो गई हो। आपको पता है, जब भी कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, किसी का बाप माँ, भाई बहन, खुदा न खास्ता तो बस्तगफार औलाद या फिर शौहर या बीवी, तो इन मामलात में इंसान को उस वक्त सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और उस वक्त जब लोग आपका साथ नहीं देते या आपको पूछते तक नहीं हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है किसी के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, इंसान किसी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है और उस वक्त अपने सारे जो हैं वो मुंह फेर लेते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, मेरे दोनों फ़ोन्स भरे हुए हैं मैसेजेस से, कॉल से, लोगों के जो तंग हैं, जो किसी तकलीफ़ में हैं, और मुझे इतना बुरा महसूस होता है कि मैं एक्चुअली उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। बिकॉज़ देखिए व्यूअर्स, कोई इंसान है वो पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ है, उनके शौहर उनके साथ गलत रवैया रखते हैं या उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, वो वहाँ पे स्टक हैं, वो जगह छोड़ना भी नहीं चाह रही हैं, लेकिन वो पूछ रही हैं कि मैं क्या करूँ। ऐसे इंसान के लिए व्यूअर्स अल्टीमेटली मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले तो अपनी मदद आपके तहत इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। और जो ताल्लुक़ आपको तकलीफ़ देते हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर झगड़ा हो रहा है या लड़ाई हो रही है, झगड़ा लड़ाई से मुराद ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या आपस में बनती नहीं है तो आप डिवोर्स ले लें या भाई बहनों से बात करनी शुरू कर दें। लेकिन अगर मामला ऐसा है कि जहाँ पे आपको तकलीफ़ ज़्यादा मिल रही है और सुख कम, आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इमोशनली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि किनारा कशी कर लें या वो रिश्ता तोड़ दें। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। मैंने तो ऐसी रिलेशनशिप्स भी देखी हैं जहाँ पे सगे भाई बहन एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, जलील करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे को हरास करने का, तंग करने का, एक दूसरे का हक भी खा जाते हैं, बुरा भला भी एक दूसरे को कहते हैं। ऐसे ताल्लुकात में आप देखें, भाई के साथ या बहन के साथ आप रिश्ता ख़त्म तो नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा सा फासला ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं ताकि तकलीफ़ कम हो और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, हर रिश्ते को अगर देखा जाए, जैसे माँ बाप का रिश्ता है, वो पहला रिश्ता है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मोहब्बत क्या होता है, प्यार क्या होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, माँ की गोद में सर रख के जो आपको सुकून मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। बाप के कंधे पर उस वक्त आपको सहारा मिलता है जब दुनिया आपको छोड़ देती है। भाई बहन के रिश्ते की बात करें तो बचपन की शरारतों से लेकर जवानी तक एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत रिश्ता। हर लम्हा साथ निभाना, छोटी सी बात पे झगड़ जाना, फिर उसी तरह फ़ौरन माफ़ी मांग लेना, ये रिश्ते जज्बात के रिश्ते होते हैं। देन शौहर और बीवी का रिश्ता, देखिए शौहर और बीवी का जिस किस्म का रिश्ता होगा उसी की बिना पे बच्चे रियलाइज़ करेंगे कि प्यार और मोहब्बत होता क्या है। माँ बाप से बच्चों का तो एक बहुत प्यार का ताल्लुक़ होता है,
लेकिन अगर बाप और माँ दोनों बच्चे के साथ ठीक है लेकिन आपस में ठीक नहीं है, वो ताल्लुक़ ठीक नहीं है, तो ये एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है और पूरे पूरे ख़ानदान जो हैं वो इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब और डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज़िंदगी का सबसे गहरा और हमेशा मैं कहती हूँ नाजुक रिश्ता है ये, जहाँ समझाना और समझना ये दोनों ज़रूरी हैं। सुनना भी ज़रूरी है और सुनाना भी ज़रूरी है। ये रिश्ते मोहब्बत, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के हैं, और अगर ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो ये रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर एक ऐसा रिश्ता होता है जो बड़ा ही क्यूट और बड़ा मज़े का होता है, वो है दोस्तों के साथ हमारा रिश्ता। देखिए, फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज़। दोस्त वो रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, और एक तरह से दोस्त आपके कभी कभी फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं। जैसे आप रात के 2 बजे किसी अपने फ्रेंड को कॉल करें, अपनी सहेली को कॉल करें और कहें यार मैं बहुत उदास हूँ, वो आपके दुख दर्द समझने की कोशिश भी करते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं, और जहाँ तक आपके मसाइल में आसानी पैदा कर सकता है कोशिश करते हैं करने की। अब अगेन, अच्छे दोस्त तो बहुत से होते हैं। मेरी नानो हमेशा कहा करती थी कि एक हाथ पे अगर अपने अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त और जेन्युइन दोस्त गिन सकती हो तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करना। हम लोगों के 20-20, 40-40 दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुखलिस दोस्त नहीं होता, सिंसियर दोस्त नहीं होता। सो जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते कुछ तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं और कुछ रिश्ते हम बनाते हैं। दोस्ती और शादी के रिश्ते हमारी मर्ज़ी के होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, औलाद, ये चीज़ें हमारी चॉइस नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से डिसीजंस आती हैं, राइट। सो कम से कम जो रिश्ते खुद बनाते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता हो गया, आपस में सहेलियाँ होती हैं, देन एक मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है, वो बहुत सोच समझ के बनाया करें। देखें, हम हर चीज़ वो कहते हैं ना, नाप तोल के करते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं नापते और तोलते कि अगला इंसान हमारे लिए कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है। बहुत से ऐसे मैंने ताल्लुक़ देखे हैं लव मैरिजेस पे बेस्ड, कि शादी तो हुई लव मैरिज, लेकिन दंगे फसाद हुए दुश्मनों वाले, हेट वाले। वो रिश्ता, वो ताल्लुक़ एक्चुअली हेट मैरिज ज़्यादा लगती है, लव मैरिज कम। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे को वक्त नहीं दिया, सिर्फ ये तवज्जो थी, फोकस इसके ऊपर कि शादी, और शादी मेन इवेंट नहीं होता, शादी तो फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस के बाद जो ज़िंदगी आपने जीनी है वो बड़ी अहमियत रखती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और याद रखें, जो सुख में साथ देता है वो रिश्ता होता है या रिश्तेदार होता है, और जो दुख में साथ देता है वो फरिश्ते होते हैं या फरिश्ता होता है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, तवज्जो मांगते हैं, मोहब्बत मांगते हैं। हमें दूसरों से डिमांड करने से पहले इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि क्या हम भी रिश्तों को वक्त देते हैं, क्या उनको तवज्जो देते हैं, और क्या हम मोहब्बत देते हैं, और उसमें इज़्ज़त और रिगार्ड, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी और वो मेरी एक जानने वाली हैं, तो वो अपने कुछ मसाइल बता रही थी। कहती हैं मुझे अपने घर में बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, लाइक डांटा जाता है बच्चों की तरह, लेकिन प्यार बच्चों वाला नहीं दिया जाता, और मुझसे उम्मीद रखी जाती है और मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं बड़ों की, लेकिन बड़ों वाली इज़्ज़त नहीं दी जाती। सोचने की बात है व्यूअर्स, जब हम किसी से कोई भी डिमांड या कोई भी रिक्वायरमेंट रखते हैं तो क्या वो जायज़ लेवल पे रखते हैं, और क्या हम दूसरों से जब ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो क्या जो उनको हमने देना होता है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप के हकूक़, लेकिन माँ बाप पे फ़राइज़ भी हैं, उसी तरह जिस तरह बच्चों के हकूक़ हैं तो बच्चों पे भी फ़राइज़ हैं माँ बाप की तरफ या दूसरों की तरफ। सो अल्टीमेटली कुछ देना है तो उसकी जगह आपको कुछ मिलेगा भी। अगर आप सिर्फ देते चले जा रहे हैं और वापस आपको कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे प्रॉब्लम है, और अगर आप लेते चले जा रहे हैं और आगे से कुछ नहीं दे रहे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। चीज़ों को बैलेंस में लेके आना, वही जो बार बार हम कहते हैं, मयाना रवि, फाइंडिंग बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बीवी मियाँ को कहती है आप मुझे टाइम नहीं देते, लेकिन जब शौहर घर आता है वो सारा टाइम अगर किचन में इधर उधर, मतलब ठीक है, हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। बीवी भी अगर वापस टाइम नहीं दे रही, अगर शौहर घर आया और वो चाय का कप साथ बैठ चाहता है पीने के लिए 5 मिनट 10 मिनट, और बीवी कह रही है सॉरी मैंने ये करना, मैंने वो करना है, या अपने फ़ोन पे लगी हुई है, रील्स देख रही है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। उसी तरह अगर शौहर गिला करता है कि मेरी बीवी जो है वो 2 लम्हे में मुझे टाइम नहीं देती, और वो घर आके
पहले बाथरूम में चला गया, फिर ये कर लिया, फिर अपने पेरेंट्स के पास चला गया, ऐसा किया वैसा किया, और फिर बिल्कुल जब बीवी थकी हारी टुट्टी बैठी है तो उस वक्त वो कह रहा है कि मुझे टाइम दो, तो वो भी बेचारी फिर थकी हुई है। सो चीज़ों को बैलेंस में लेके जाना है। बीवियाँ कहती हैं या शौहर कहते हैं हमारी बात नहीं सुनता दूसरा, क्या आप उसकी बात सुनते हैं? अगर अपनी बात सुनवानी है तो दूसरे की बात भी सुननी है। ये सब चीज़ें हैं जो बैलेंस में हम लेके आते हैं, तो तब कहीं जाके कोई खूबसूरत या मजबूत या मुस्बत रिश्ता बनता है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डे मनाया जा रहा है जिस पे हम अपने सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में बात भी करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। तो आइए शेफ़ अनम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं। पहले तो आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको डार्क कलर्स, खैर आपको तो हर कलर सूट करता है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट एक बात बताऊं, कलर्स क्यों सूट करते हैं? स्किन टोन की वजह से। एग्जैक्टली। लेकिन एक प्रॉब्लम बताऊं, आजकल स्किन टोन्स ऐसी खराब हो रही हैं। मुझे बड़ा शौक है कि मैं टैन हूँ, लेकिन मैं जब भी धूप में जाती हूँ तो मेरी स्किन का टोन जो टैनिंग की तरफ जाता है वो ब्राउन और गोल्डन की तरफ नहीं जाता, रेडिश टाइप नहीं ग्रे की तरफ चला जाता है। एक दफा स्किन रेड होती है, उसके बाद सेटल होती है तो ग्रे टोन आ जाती है। टोन होना शुरू हो जाता है। तो आज बल्कि इस पे भी हम बात करेंगे कि इस मौसम में जहाँ शदीद गर्मी है, बिल्कुल, हम अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, छाइयों के इश्यूज इन पे, तो इस पे तो बात करेंगे। चलो खूबसूरती की तो बात हो गई, फैमिलीज का बताओ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते होते हैं। और जैसे अभी आपने शुरू में एक बात बोली थी कि मेरे मुताबिक हर हाथ में लाने वाला आपका दोस्त नहीं होता, और बहुत गिने चुने आप दोस्त, वो भी आप, मेरा ख्याल है कि जुगन भी आपको तब उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है जब आप टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, या उनका कोई आपके साथ कोई अच्छा या बुरा जब कोई वक्त आता है तो एक्चुअली में उसमें पता चलता है। मेरे भी इस तरह से एक इंसिडेंट है कि मेरी भी एक लाइफ का एक ऐसा फेज़ आया जिसमें मुझे बहुत से लोगों का पता चला, और मैं यकीन माने कि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज टू हार्ट थे लोग। लेकिन जब मुझे बाद में चीज़ें पता चली, अच्छा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मतलब कि 4 लोगों ने अगर कोई बात कर दी तो मैंने उस पर सुनकर अमल कर दिया। अनटिल अनलेस मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास उस बात की कोई जस्टिफिकेशंस नहीं है, अच्छा आप इनिशिएटिव नहीं लेती। आप तो इस सिचुएशन की बात कर रही है ना जहाँ पे आपको कोई बात पता चली या व्हाटएवर। मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पिछले दिनों हो रही थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस पूरे मामले से अब निकालने की कोशिश कर रही हूँ। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम बड़ा एफर्ट करते हैं, क्योंकि हम ये फील करते हैं हमारा उनसे एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, हमारे ये बड़े करीबी लोग हैं। मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत वक्त दिया। मुझे जब कोई डिमांड की जाती थी ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मैं फ़ौरन करती थी कि यार ये मेरे लोग हैं, बिल्कुल, ये मेरी दीज आर माई फैमिली। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं करती चली जा रही हूँ, लेकिन जब मैं किसी टफ टाइम से गुजरती हूँ तो कहाँ होते हैं वो वाले लोग? दूसरे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। देखो, मैं एक टाइम पे बड़ी परेशान हुई थी, मुझे बार बार चोटें लग रही थी, क्या क्या हो रहा था, और कुछ नहीं, आपने जाके मुझे थोड़ी सी कुछ आपने मेरे लिए कुछ एफर्ट्स किए। आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि हर इंसान अपनी जगह अपना अपना रोल अदा करता है आपकी ज़िंदगी में जब आप किसी टफ टाइम में होते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए आप सबसे ज़्यादा करते हो, जब वो आपके लिए 1 दफ़ा नहीं करते, 2 दफ़ा नहीं करते, 3 दफ़ा नहीं करते, एक टाइम आता है। और करने का मतलब क्या है कि भाई अगर घर की शिफ्टिंग हो रही है तो कोई बंदा आके आपकी हेल्प करा दे उसमें। क्या 10 मिनट 15 मिनट के लिए कोई आके 2 मिनट आपके साथ बैठ ही जाए, आपसे यही पूछ ले किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, चलो हम अपनी गाड़ी में इस जगह से उठा के वो वहाँ पे चीज़ ले जाते हैं। एक एग्जाम्पल। लेकिन जुगन आप ये इसके अलावा भी अगर आप किसी को मॉरल सपोर्ट भी दे रहे हो, उससे बड़ी जिंदगी मेरा ख्याल है कि मॉरल सपोर्ट देने में ना आपका कुछ जा रहा है, ना कोई चीज़ लग रही है। मैं हैरान होती हूँ कि लोग लेते चले जाते हैं आपका वक्त, आपसे चीज़ें, आपसे वो, और जब अपना वक्त आता है इतना सा भी कुछ करने का, अनम कोई भी भूखा नहीं होता, बिल्कुल कोई भी भूखा नहीं होता। लेकिन अगर आप लेते चले जा रहे हैं और आपको वापस देने की वो वाली चीज़ नहीं है तो फिर ताल्लुक इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि जो लोग चीज़ों में ऐसा करते हैं वो लोग फिर इमोशंस में भी ऐसा ही करते हैं। आपसे सब कुछ ले लेंगे, इमोशनली आपको देंगे कुछ नहीं। जुगन आप एक बात ना, आजकल का जो वक्त चल रहा है उस हिसाब से वो ये है कि आपकी जो भी दोस्ती है ना, अब के दौर की बात करें, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स लोग बन जाते हैं। बहुत ऐसे रेयर लोग होते हैं, तोल के, हाँ,
यार मतलब मैं आपके साथ अनम के कोई साथ है? हैंग आउट करूंगी ना, हाँ। मैं इसे कहूंगी थोड़ी सी वीडियोस बना लें, वो कर ले, मेरी फॉलोइंग कम है, अनम क्योंकि ऑब्वियसली सेलिब्रिटी है तो वो मेरी मुझे टैग करेगी, अच्छा इस बहाने। अच्छा आपको पता है ज्यादातर लोग अब मौकों पे क्यों आते हैं वीडियोस बनाने के वीडियोस लिए? बनाने तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। मैं एक जनाजे पे गई और वो एक यंग डेथ थी और 2 लोगों को मैंने डेड बॉडी के साथ सेल्फी बनाते हुए देखा। एक ने तो बनाई तो लोग सकते में थे, वो चुप हो गए। जब दूसरे ने सेल्फी बनाई और वो उस बंदे, वो जिसकी डेथ हुई लड़के की, उसका कजन था, तो उसको बकायदा बाजू से फैमिली वालों ने पकड़ा, बाहर लेके गए, कहा तुम पागल हो, तुम कर क्या रहे हो? तो वो आगे से कहता है मैंने लोगों को बताना था ना कि वो हो गया, तो कुल्लों की डेट वगैरह, तो उसने कहा तो तुम अपनी सेल्फी लगाओगे डेड बॉडी के साथ? इमोशन लेस हो चुके हैं हम लोग, हमारे अंदर रिश्तों का तकद्दुस इतना ज़्यादा रहा ही नहीं है, हम रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, हम सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए। एक्चुअली अनम सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें ऑनलाइन की लाइक्स चाहिए, बिल्कुल, हमें आपस की लाइक नहीं चाहिए, वो रियल लाइफ चाहिए, रियल लाइफ नहीं चाहिए। मुझे बताओ अनम, हम लोग कितना हैंग आउट कर चुके हैं बिल्कुल काम से बाहर। एग्जैक्टली मुश्किल से कभी हमारी कोई तस्वीरें निकल आती है, वो भी तुम लोग चपेड़े चपूड़े मार के मुझे खड़ा कर लो कि आप ही खड़ी हो जाओ साथ, तो कर लेती हूँ, वरना मुझे ये होता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करें। सारा टाइम अगर फोटोओं में लग जाएगा और दूसरी चीजों में लग जाएगा तो हमारे ताल्लुक कैसे स्ट्रांग होंगे? और जबकि लोगों को समझना चाहिए कि जो सोशल मीडिया वो एक चीज़ है, एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिर्फ उनको वो दिखा रहे होते हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं उनको। अच्छा, हमने अभी तो इस हिस्से में बात की है कि ताल्लुक खराब हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम किचन के सेगमेंट में शेफ अनम्स किचन में आएंगे तो आपसे मैं ये जरूर जानूंगी कि फिर हम वो क्या चीजें कर सकते हैं रिश्ते मजबूत करने के लिए। और इसमें मैं फ्रेंड्स को इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि जिंदगी का ज्यादातर वक्त हम दोस्तों को ही दे देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, तो फिर दोस्तों के साथ भी तो रवैये ठीक रखे है ना, और वो भी हमारे साथ ठीक रखे। फ्रेंड्स आर अमेजिंग, वो आपकी फैमिली है जो आपने खुद चूज की है, लेकिन रिश्ता निभाना होता है 2 वे स्ट्रीट। खैर, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एकदम से मैंने ये नूडल देखे, मैंने कहा नूडलों को आलू में क्यों मिक्स किया? कहती है ये कुछ और है। कितनी चीजें करनी है आज जो है बना क्या रही हो? जुगन आपी का मैंने कहा को पुलाव बड़ा पसंद है, लेकिन मैंने कहा रिवायती पुलाव नहीं बनाएंगे, हम पुलाव में थोड़ा सा फ्यूजन करेंगे, क्योंकि वो रिवायती खानों से ज़रा थोड़ा सा हटके होना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन। हर चीज़ में फनकारी करनी होती है। देखिए, एज अ शेफ़ होने की हैसियत पे मैं घर पे भी लोगों को ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप जो है अपने घर में एक्सपेरिमेंट्स करते रहा करें, फ्यूजन करते रहा करें। तो आज की रेसिपी भी जो है बेसिकली हम पाकिस्तानी कुजीन को जो है वो टच अप ऑन करेंगे थोड़े ट्विस्ट के साथ। उसमें हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पुलाव। कैसा? नाइस, ठीक है। अच्छा नहीं, लेकिन अभी आपने मुझे कहा फ्राइड चिकन पुलाव, और साथ में मैंने ऑप्शनल रख दिए थे क्योंकि पुलाव के साथ कुछ तो कंडिमेंट्स आपको चाहिए ही होते हैं। तो उसके साथ मैं बेसिकली पोटैटो नूडल कबाब बनाने जा रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, ये वैसे ही मैंने कहा मेरी टीम के लिए जो है एक रेसिपी भी ऐड हो जाएगी, बट पुलाव के साथ एक जो है हमारे पास वेरिएशन भी आ जाएगी। एक्चुअली अनम दुनिया अब टोटल फ्यूजन की तरफ जा चुकी है। जी बिल्कुल। और फ्यूजन कुकिंग बड़ी मजे की होती है, बिकॉज टिपिकल चीज़ों से जब लोग बोर हो जाते हैं, जैसे कि हम बच्चों के पीछे भागते रहे, खा लो पुलाव खा लो पुलाव खा लो पुलाव, वो क्या करते हैं चावल खा लेते हैं, गोश्त नहीं खाते। और देखिए व्यूअर्स, चावल बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें यखनी होती है, सारा कुछ है, लेकिन है तो एक तरह से भूसा ही ना, प्योर कार्ब्स हैं वो। बिल्कुल। और सफेद चावल तो वैसे ही इतनी कोई सेहत के लिए ब्रिलियंट नहीं होते। बिल्कुल। सो उसके साथ जब तक प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप प्रोटीन भी ले लें और साथ में आप कबाब भी बना रही वो हो गया। इसके साथ एक मैं इमली और पुदीने की चटनी बनाऊंगी, वो होगा, साथ में सैलड होगा। मतलब हमारे पास पूरा जो है कंप्लीट मील होगा। उसके साथ मतलब खाने के लिए अब आपकी यहाँ पे अपनी चॉइस है। वैसे ये मील ही ऐसा है कि आपको इसके साथ ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्रेवी की ज़रूरत है तो आप कोई कोरमा या आलू गोश्त इसके साथ जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर यहाँ पे मैं स्पाइसेस शुरू कर दूँगी।
या पहले स्पाइसेस डाल लेती हूँ ताकि आप जो है ताकि मैं हाँ फ्राइंग जी। की तरफ आ जाऊँ ना, फिर मुझे फिर घूरना शुरू कर देती है व्यूअर्स के जल्दी करें। अच्छा जी, मतलब मैं किस तरह जल्दी करूँ, जितनी देर फ्राई होने में टाइम। अच्छा ये उबली हुई मुर्गी जी है? बिल्कुल, ये उबली हुई नहीं है। बेसिकली हमने स्किन वाला चिकन लिया है, मैं खाली लेग्स इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, आप तो फुल चिकन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 6 to 8 मिनट्स के लिए सिर्फ बॉईल किया है ताकि जो है हमारे पास एक अच्छी सी चिकन स्टॉक आ जाए और प्लस जो है हमारा चिकन थोड़ा टेंडर हो जाए ताकि फ्राइंग के टाइम पे हमें ज़्यादा फ्राई ना करना पड़े। ये प्रोसीजर आपने ज़रूर करना है, इस प्रोसीजर को करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपने अपनी यखनी के अंदर नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा उसके अंदर। उसके बाद आप उसको निकाल लें और उसको रूम टेम्परेचर पे कर लें। रूम टेम्परेचर करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 से 3 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखे धनिया पाउडर, और साथ में नमक जाएगा हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत आपके हिसाब से, क्योंकि हमने यखनी में भी चिकन में भी नमक डाला है तो उस हिसाब से आपको बैलेंस करके डालना पड़ेगा। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें, आप कम स्पाइसेस के साथ जो है वो भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, गरम मसाला जाएगा और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, अच्छा कलर देने के लिए बेसिकली मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्चें पड़ी हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कलर बहुत अच्छा सा आएगा। उसके बाद इसके अंदर रोस्टेड हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, आप बेशक सिंपल भी डाल लें, क्रश करके भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हमारे पास सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, दैट्स इट। हमारा तो फेवरेट है ये, बिल्कुल बहुत फेवरेट है, जो चीज़ मिलती है उसमें गार्लिक पाउडर डाल। हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, बस ये इसकी मैरिनेशन है। और इसको रखने की आपको बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको मैरिनेट करके रखना है, इस तरह से कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा करती हूँ हाथों का इस्तेमाल ताकि अच्छे से जो है चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए। और अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सिर्फ लाइक आप समझे कि 6 मिनट बॉईल हुआ हुआ है तो सिर्फ 20% जो है ये कुक हुआ होगा, इससे ज़्यादा ये कुक नहीं हुआ होगा। तो आपने इसको थोड़ी हल्की आंच पे करना है ताकि जो है आपका चिकन अंदर से अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। अब स्किन वाला चिकन लेने का रीज़न यहाँ पे ये था कि ताकि आउटर साइड क्रिस्पी हो जाए, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद स्किन वाला चिकन तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप रेगुलर जो है वो उस तरह से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गार्लिक और जिंजर की पेस्ट, इसको लगाकर अच्छी तरीके से, अगर घर में टाइम है तो बेशक आधा घंटा दे दे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपने मालिश कर दे, अच्छी तरीके से मुर्गी को आपने फुल लगा देना है मसाला लगाकर, ठीक है जी। मालिश ही कर दी है जी बिल्कुल मालिश। लाइए जी, ये मैं अब इस तरह करके इसको डालना शुरू कर देती हूँ फ्राई होने के लिए। बिल्कुल। और सारा एक साथ नहीं डालना, खुदा का वास्ता है, खुला डोंगा है तो ज़रूर, मतलब खुला है वो तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह मैं अभी हाफ अभी कर लूँगी फ्राई और हाफ जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि जो है बैचेस में, या बड़ा खुला आपके पास है पैन तो आप इसको हम यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मीनवाइल जो है हमारा ये फ्राई हो रहा है प्याज, तो इसके साथ ही हमें ऐड कर देंगे इसके अंदर जो थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे। खड़े मसाले में इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं साबुत सूखा धनिया है, इसके अंदर गोल मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और साथ में जो है बादियान के फूल भी हैं इसके अंदर, और साथ में बे लीव्स भी हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ ही जाएंगी, हाँ जी बिल्कुल, और ताकि ये भी अच्छे तरीके से प्याज के साथ जो है रोस्ट हो जाए। तो ये रोस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ में इसके अंदर टमाटर चले जाएंगे, 2 से 3 मिनट ये कुक होंगे। और फिर टमाटरों को आपने इतना अच्छे तरीके से कुक करना है कि उसकी जो है बिल्कुल एक जो है वो पेस्ट की फॉर्म में, मतलब एक ग्रेवी की फॉर्म में हमें चाहिए, हमें बिल्कुल भी खड़ा खड़ा इसमें टमाटर नहीं चाहिए। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मैंने जो चिकन स्टॉक रखी हुई है वो डालेंगे, सोक्ड राइस डालेंगे, अच्छी तरीके से उसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, जो फ्राइड चिकन है वो उसके ऊपर रखना है, उसको दम लगा देना है। दम लगाने के बाद ऊपर से हरा धनिया और पुदीने के साथ उसकी गार्निश करेंगे हम, ठीक है जी। ये वहाँ बस 1 आध मिनट अगर आप और कर लें। मीनवाइल जो है ना, मैं आपको बताती हूँ
अब जो अब हम आप मुझे कबाब, इंग्रेडिएंट्स बताएंगी। जी ओ यस, इंग्रेडिएंट्स नहीं बताने बहन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल काम वाला काम कर पुत्र। जी। और अच्छा, टमाटर मुझे पकड़ा दो ताकि आप अपनी फनकारियाँ ये ले करती जी रहें। टमाटर आ गए। अच्छा जी, अब हम बारी आ जाती है हमारी इंग्रेडिएंट्स की। तो फ्राइड चिकन पुलाव के लिए हमें ज़रूरत होगी मुर्गी का गोश्त 1 किलो, पानी इसमें जाएगा 3 कप के करीब, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चम्मच, लीमू का रस या विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं 2 चाय के चम्मच, कश्मीरी सुर्ख मिर्च या पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच, बादियान के फूल 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें पेस्ट इसमें 2 चाय के चम्मच जाएंगे, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चाय के चम्मच, टमाटर 1 से 2 अदद जाएंगे, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्ची आधा चाय का चम्मच, दही आधा कप, लीमू का रस जो है या लेमन चंक्स जो है वो 3 से 4 आप इसके अंदर ऐड करेंगे, हरी मिर्चें 5 से 6 और चावल 1 किलो के करीब इसमें जाएंगे। काफ़ी लेंथी रेसिपी थी बट ये बनाने में उतनी ही क्विक है जितनी सुनने में ये लग रहा है कि बहुत लंबी है। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने चिकन को आपने मैरिनेट कर लेना है उस सेम प्रोसीजर के साथ, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस लगाकर आपने इसको रख देना है। आधा घंटा अगर रख देंगे तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद आप उसको हल्की आंच पे तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप उसको कुक कर लें ताकि वो ऊपर से अच्छी तरीके से अंदर से कुक हो जाए और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद आ जाएगी बारी हमारी जो पुलाव की ग्रेवी की। तो ग्रेवी के लिए हम प्याज लेंगे 2 से 3 अदद, फाइनली चॉप करेंगे और उसके बाद हम उसको फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे हमारे पुलाव का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे ही वो फ्राई हो जाएगा उसमें हम साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा, अच्छी तरीके से उसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद आपने उसमें टमाटर ऐड कर देने। अब जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो मीनवाइल मैं इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। तो अच्छा, स्पाइसेस इसमें हमने कोई पानी पुनी नहीं डालना? डालेंगे बिल्कुल अभी जो उसको थोड़ा सा गलाने के लिए डाल लें। हाँ जी डालेंगे बिल्कुल। जो यखनी है ना, बिल्कुल हाँ जी वो यखनी ही जाएगी इसके अंदर, सारी बेशक डाल दें। नहीं अभी नहीं, मैं पहले थोड़ा सा ना वो उसको मसाला तुम्हारा कुक हो जाए, बट वो जो थोड़ी सी ऑयल की फ्राइंग है ना उसको मैं रोकना चाह रही हूँ जी। अच्छा जी, और अब इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना। साबुत सूखा धनिया जो पिसा होता है वो जाएगा इसके अंदर और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे। बिरयानी ना बना देना बहन। नहीं बिरयानी नहीं बनेगी बिल्कुल भी, आपको ना इसके मसाले से और ना ही इससे इसको बिल्कुल भी बिरयानी का कोई नहीं लगेगा आपको जाएगा। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा, अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर कमर्शियली आप जब पुलाव एंजॉय करते हैं तो उसमें जो है ये पैकेट का पुलाव मसाला ज़रूर होता है, तो ये आपने ज़रूर डालना है, इससे जो है बड़ा अच्छा सा जो है आपके खाने के अंदर फ्लेवर आता है। ये डालकर आपने इसको जो है मसाले को अब इतना अच्छी तरीके से पका लेना है कि आपका मसाला जो है बिल्कुल फाइन हो जाए। जैसे ही ये मसाला पक जाएगा तो हम इसके अंदर आधा कप के करीब दही डालेंगे, फिर दोबारा से कुक करेंगे ताकि जो मसाला अच्छी तरीके से पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर हम इसके अंदर राइस और हमने जो चिकन स्टॉक बनाई थी वो डाल देंगे। डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे, दम की आंच पे रखेंगे चावल को, ऊपर चिकन फ्राइड रखेंगे और साथ में हम जो है इसके ऊपर लास्टली हरा धनिया और हरे पुदीने के साथ चिकन कितना और कुक करना है? बस थोड़ा सा और करेंगे कुक। अच्छा ये थोड़ा रेड कलर जो है बेसिकली उसके साथ आ रहा है पेपरिका पाउडर के साथ, तो ये ज़रा डालना है, इससे जब आप पुलाव पे उसको रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। अच्छा चिकन आप ये वो जो आ जाते हैं बारी अब इस तरफ हमारे पोटैटो चिकन कटलेट्स की तरफ, तो इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं आलू तकरीबन हाफ़ kg के करीब। इसके अंदर जो है इंस्टेंट नूडल्स आप डालेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। साथ ही उसका टेस्ट मेकर इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी काली मिर्चें हस्बे जायका, बड़े ही माइल्ड स्पाइसेस के साथ रखेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है तो उस हिसाब से आपने नमक जो है बैलेंस करके डालना है। अब मैं बार बार इसमें यखनी इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो जो टमाटर हैं वो बिल्कुल मैश हो जाए। अच्छा और यहाँ पे चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरीके से आपने उसको चॉपर में चॉप कर लें ताकि वो फाइन एक थोड़े से जो है रेशे में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल। फिर आपने जो है अपने आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कबाब बनाएंगे
आप अंडा और ब्रेड क्रम्स दोनों लगाकर इसको फ्राई कर सकते हैं। एयर फ्राई और बेक की भी ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हैं। और साथ में इसके एक सॉस बनाएंगे जो कि हम इमली और पुदीने और हरे धनिया के साथ बनाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पुदीना तकरीबन 1 कप के करीब, हरा धनिया 1 कप जाएगा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद जाएंगी, ज़ीरा जाएगा, थोड़ा सा 1 पीस सिर्फ लहसुन का जाएगा इसके अंदर। साथ में इमली, बेसिकली आपने इतनी थिक कंसिस्टेंसी में इमली रखनी है, इसके अंदर से इसके सीड्स सारे निकाल लेने और ये सारा पल्प जो है आपने उसके अंदर डाल देना है। और इसी पल्प के अंदर बेसिकली आपने अपनी जो है चटनी वो आपने ब्लेंड करनी है। तो हमारी जो आज की रेसिपी है वो मैंने कंप्लीट कंक्लूड कर दी। अब देखें ये मसाला जो है ऑलमोस्ट अपनी भुनाई की तरफ आपने बताना है। जी बिल्कुल, अगर आप देख लें टेंडर हो गया तो निकाले, वैसे उसकी शक्ल से लग रहा है कि वो हो गया। हाँ जी, बाकी जो अगर थोड़ी बहुत अगर इसमें कसर फॉर एग्जांपल रह जाएगी तो वो दम में जो है वो पूरी हो जाएगी। मुझे भी यही महसूस हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अब निकाल लूँ। हाँ जी, और नेक्स्ट वाले पीसेस को फ्राई होने के लिए डाल दूँ। और इसी तरीके से आप इनको फ्राई कर लें। अगर ओवरनाइट मैरिनेट करके रख देंगे तो आपका आधा काम ख़त्म हो जाएगा और आप सुबह बस निकालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से बेसिकली जो है उसका एक टेक्सचर, और जब आप उसको सबसे ऊपर पुलाव के ऊपर सर्व करेंगे तब आप उसका एक कलर बड़ा अच्छा एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गई, जब आपने इसका दम खोलना है तो आपने चिकन के पीसेस को पहले अलग कर लेना है और फिर दम को अच्छी तरीके से खोलना है, क्योंकि आपका चिकन इतना ज़्यादा टेंडर हुआ होगा कि आपका जो है समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि आप दम की आंच पे जब उसको खोलें चावलों को तो जो है आपका चिकन टूटने के चांसेस होंगे। ठीक है, और मसाला अगर लगा के फ्राई करें पूरा उसके ऊपर, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है तो वो स्टिक हो जाएगा उसके साथ। तो अब लेकिन जो कि एक चीज़ है कि आपने इसके अंदर ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, क्योंकि हमें इसको कोई ब्रोस्ट वाली लुक नहीं देनी, हमें बस लाइट कोटेड चिकन चाहिए विद फुल ऑफ फ्लेवर्स ताकि हो। अब ये देखें ये मसाला जो है ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब हम ना इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब जो है दही, ताकि दही का भी जो है जो थोड़ा बहुत मसाला रह गया है वो दही के पानी के अंदर जो है वो हो जाएगा, पक जाएगा। ये चली गई है इसके अंदर 1 कप के करीब दही, और सिंपल अब आप इसको कुक करेंगे। और उसके बाद जो है जब ये मसाला बिल्कुल फाइन हो जाएगा, जैसे एक आपने कोरमे के लिए ग्रेवी आप रेडी करते हैं उस तरह का हो जाएगा। बट ये छिलके के बगैर हमने टमाटर जी बिल्कुल डाले छिलके के बगैर, एग्जैक्टली बिल्कुल छिलका उतार अच्छा, मैं देना। वैसे जुगना पे यूजुअली अपने खाने में जब भी पाकिस्तानी खासतौर पे मैं खाना बनाती हूँ तो मैं हमेशा उसका छिलका जो है वो रिमूव कर देती हूँ। एक बात बताऊँ, ये पिछले दिनों मेडिकल ये क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में किडनी बेल्ट वो स्टोन बेल्ट पे रहते हैं, गुर्दों के अमराज हैं जिन लोगों को मसाइल है उनको टमाटर का छिलका नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। और जनरली भी टमाटर का छिलका हमारे सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर आप उसको उतार के ही यूज करें तो बेटर ऑप्शन है। अब देखिए मेरी बात सुना, अगर आपने छुरी से फॉर एग्जांपल नहीं भी कट करना, हल्का सा स्टीम में आप उसको करेंगे, आप कोई भी टोंग से आप उसको आराम से पकड़ेंगे तो उसकी स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी और आप जो है अपना खाने को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए अब, हाँ बस ये ऑलमोस्ट जो है हो गया, बस ये एक दफ़ा इसकी बुनाई हो जाए और इसका ये जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है वो ख़त्म हो जाए, फिर आप ये राइस जो है इसके अंदर डाल दीजिएगा और साथ में वो जो चिकन स्टॉक हमारे पास जितनी भी पड़ी हुई है वो सब हम यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही मेरे पास स्टोव खाली होगा तो हम दूसरी तरफ जो है अपने कबाबों को चिकन की उसकी तरफ है ना जी। देखिए व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि आपको हर चीज़ ऑन द स्पॉट बना के। देखिए जुगना भी ये ऑलमोस्ट काम हो गया है, तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 70% जो है अपना काम, या बल्कि 75% हमने अपना काम जो है वो कर लिया है। सिर्फ जो है 25% या 30% जो है आपका काम जो है वो रह गया है, और उसके बाद जो है आप बस सिंपल चावल डाल लें, उन्होंने पकना है। और चावलों के लिए देखें पानी जो है आपने तकरीबन 3 से 4 कप के करीब जो है बहुत होगा, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे से जो है हमारे राइस जो है वो सोख करके मैंने रखे हुए थे। अगर कम टाइम ये वाला काम जब डन हो जाता है तो अनम रह ही क्या जाता है। बिल्कुल, फिर तो आप कुकिंग और दम वाली बात है। अब देखें अब मैं यहाँ पे खड़ी होके या बैठ जाऊँ बेशक आराम से, अब इसमें अपने टाइम पे खुद ही कुक होना है। तो अब आपका किचन में तो टाइम नहीं रहा। मतलब मैं हमेशा जुगनापी एक बात करती हूँ कि आपने किचन के अंदर अगर आपकी कटिंग हुई हुई, आपकी हर चीज़ आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो काम करना किचन में सबसे आसान तरीन काम है। जिन लोगों को लगता है कि किचन में काम करना एक बहुत मुश्किल काम है, वो इसलिए मुश्किल काम होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ से चीज़ें जब इकट्ठी करनी है, उसी वक्त की कटिंग करनी है, तो फिर वो टाइम टेकिंग होता है। जाहिर बात है हर चीज़ ने एक जो है अपना
ग्रेजुअली एक जो है वो टाइम लेना अब है। आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में भी हाथ वॉश किए जब हम लोग ब्रेक में थे, बिल्कुल। आई कुकिंग की, बीच में अगर चिकन विकन चीज़ों को हाथ लगाया बीच में हाथ साफ करती रही, बिल्कुल। और अब क्योंकि मैं वापस उस एंड पे जाने लगी हूँ अपने अगले सेगमेंट के लिए, तो अगेन आई वॉश्ड माई हैंड्स। इस चीज़ का व्यूअर्स प्लीज़ खास ख्याल रखना है कि हिफ्ज़ान सेहत के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर पूरा करें। बिल्कुल। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे समर के स्किन इश्यूज़ की और स्पेशली छाइयों की, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पाकिस्तान में एक सर्टन एज के बाद तो ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका रीज़न क्या है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले वादा किया था, अब हम बात करेंगे कि गर्मी के जो असरात हमारी स्किन पे होते हैं और जनरली जो धूप से रिलेटेड मसाइल होते हैं वो बाय द वे सर्दियों में भी हो सकते हैं। मौसम ठंडा है लेकिन आप धूप में खड़े हुए हैं और उस धूप और उस सन की जो यूवी रेज़ हैं या जो सन की रेज़ हैं उससे आपकी स्किन पे क्या असरात होते हैं। बड़ी दफ़ा हम ये तो बात कर चुके हैं कि सन ब्लॉक ज़रूर लगाया करें, सनस्क्रीन लगाया करें, सर्टन लेवल की लगाया करें, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन उसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उससे कनेक्टेड बड़े मसाइल हो जाते हैं जैसे कि पिगमेंटेशन, मेलाज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन। तो आइए डॉक्टर सवेरा सैफ से मुलाकात करते हैं जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड एस्थेटिक फिजिशियन हैं। करंटली आप काम कर रही हैं एज अ कंसल्टेंट इन मेयो हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, गर्मियाँ आती हैं और एक अजाब बर्पा हो जाता है, सिर्फ ख़वातीन पे नहीं, मर्द, औरत, बच्चे, बुज़ुर्ग, हर बंदा तंग हो रहा होता है क्योंकि गर्मी का असर हर बंदे पे मुख्तलिफ होता है। तो गर्मी के स्किन पे क्या असरात होते हैं? गर्मी के जो असरात हैं वो मेरे ख़्याल से सर्दी से ज़्यादा वर्स है हमारे इलाके के हिसाब से और हमारी रेस के हिसाब से, क्योंकि हम एक एशियन रेस है। हमारी स्किन जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है सन की यूवी रेडिएशन से, जैसे कि कोई एक यूरोपियन करे या ऑस्ट्रेलियन करे, अमेरिकन करे, उनकी स्किन रेस डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करती है टू यूवी रेडिएशन। अब हमारी जो रेस है इसमें पिगमेंटेशन इज़ वेरी कॉमन और उसके साथ साथ मेलाज़मा यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन जो कि स्पेशली आपके फेशियल एरिया पे आता है, और सन टैनिंग जो कि आपके किसी भी एक्सपोज पार्ट पे आ सकता है, एक ये होता है। उसके अलावा ऑयल प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा आपके सेबेशियस एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब वो बढ़ती है उसके साथ हीट और ह्यूमिडिटी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब उसके ऊपर होता है तो एक्नी के फ्लेयर्स आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एक्नी की जो कि वर्सन हो जाती है गर्मियों के मौसम में। इसके अलावा आपके बॉडी के इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जहाँ फोल्ड होता है वहाँ पे जैसे फंगस उर्ली उगनी शुरू हो जाती है। आई मीन हम मजाक में तो कह रहे हैं बट व्यूअर्स जो फिर उस मसले से गुजर रहे होते हैं ना उनके लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक याद है ज़माने में प्रिकली हीट पाउडर आया था, वो भी कुछ होता है, छोटे 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 लाल दाने आपके जिस्म पे सारे निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन चीज़ों को सबसे पहले एड्रेस करेंगे जो कॉमन है सब में। पिगमेंटेशन की मैं सबसे पहले इसलिए बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हो जाए तो जान नहीं छूटती। पिगमेंटेशन, मेलाज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन, क्या ये एक ही चीज़ है? एक चीज़ है भी और नहीं भी, एक ही ख़ानदान से, एक ही टाइप की डिफरेंट वैरायटी हैं एक ही प्रॉब्लम की। हाइपर पिगमेंटेशन कहीं भी आ सकती है, किसी भी रीज़न से आ सकती है, किसी फ्रिक्शन यानी रगड़ की वजह से आ सकती है, किसी प्रोफेशन जो आप काम कर रहे हैं बार बार आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है टू सर्टन केमिकल, उसकी वजह से आ सकती है, ड्राइनेस की वजह से आ सकती है, जेनेटिकली आ सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें पिगमेंटेशन कर सकती हैं। लेकिन मेलाज़मा एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन को नाम दिया गया है जो कि चेहरे पे आती है। उसके भी बहुत एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस हैं। जैसे मुझे उस दिन आपकी तरह ये एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर साहिबा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जुगन तुम जब शो पे जाती हो तो क्या सन ब्लॉक लगा के जाती हो? मैंने कहा सन ब्लॉक क्यों लगाऊंगी, मतलब मेकअप लगता है और चली जाती हूँ, मैं कौन सा धूप में बैठती हूँ। उन्होंने मुझे इतना डांटा, मैंने कहा तुम पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा क्या मतलब? कहती है जुगन सन ब्लॉक का मतलब सिर्फ सन नहीं है, एग्जैक्टली जहाँ पे भी बहुत ज्यादा लाइट है और आपके सेट पे, क्योंकि वो भी आई हुई है सेट पे, अब आप देखिए इतनी लाइट में अगर आप नीचे एक तय नहीं लगाएंगे सन ब्लॉक की तो स्किन का क्या हाल होगा। ऐसे है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इतने साल से 15 साल से पीटीवी पे प्रोग्राम कर रही हूँ, 3-4 साल बाहर प्राइवेट सेक्टर में किया, 20 इयर्स का मॉर्निंग शोज़ का एक्सपीरियंस। सोचे कि ये मुझे बात कुछ
कुछ साल ही पहले पता चली। बिल्कुल, ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि मैं धूप में नहीं जाती इसलिए मुझे सनब्लॉक की क्या ज़रूरत है। अगर आप घर में भी बैठी हैं, आपकी विंडो से यूवी रेडिएशन आ रही है, ये लाइट चूल्हा दुश्मन हमारा चूल्हा, ऑफ कोर्स आप जब उसके सामने खड़े हो रहे हैं और घंटों घंटों भी खड़े हो रहे हैं तो आप एक्सपोज हैं टू यूवी रेडिएशन। ये लाइट्स बहुत बड़ी सोर्स हैं यूवी रेडिएशन। इवन स्क्रीन्स आपके लैपटॉप की स्क्रीन्स जो हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो भी देखें डार्क सर्कल्स क्यों बन रहे हैं उन लोगों में जिनकी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। तो वो भी एक चीज़ प्रूव करती है कि स्क्रीन टाइम एक तो स्ट्रेस दे रहा है आपके आइज़ के मसल्स को, साथ साथ वो जो यूवी रेडिएशन उसमें से आ रही है वो भी आपकी पिगमेंटेशन का एक बाइस बन रही है। कितने मज़े की बात है ना, जिस दुनिया में अब हर बंदे का फोकस है एक सर्टन तरीके का लगना, हम सारी वो हरकतें कर रहे हैं जिससे हम अपनी स्किन की बर्बादी करते हैं। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया डॉक्टर साहिबा कि हमारी एशियन स्किन है, लेकिन आपने नोटिस किया कि हम इंस्पायर होते हैं वेस्ट से। वो जो ट्रीटमेंटें करा रहे होते हैं हम कराते हैं, जबकि वो हमारे पे काम ही नहीं करती। बिल्कुल ऐसा भी है। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी लेज़र वेवलेंथ्स हैं जो हमारे ऊपर इफेक्टिव नहीं हैं, उनके लिए अच्छी होंगी लेकिन हमारे लिए नहीं है। उसके लिए फिर हम डिफरेंट वेवलेंथ्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्किन जल जाती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल जो एक बड़ी बेसिक चीज़ हो गई है, आप एक वक्त पे लोगों को आइडिया ही नहीं था कि एशियन स्किन पे क्या सेटिंग रखनी है, उस पे क्या रखनी है, मुंह सड़ा दिए लोगों के। ऐसे हुआ परमानेंट मार्क्स। बिल्कुल ऐसे भी होता है। अच्छा, वापस आ जाते हैं टुवर्ड्स पिगमेंट। अच्छा, इसका क्या, इससे बचा कैसे जाए और ये क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है डॉक्टर साहिबा? इसके कुछ मेन रीजंस तो होंगे जो हमारी कॉम में कॉमन है। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत यूवी रेडिएशन है, क्योंकि एक तो एक्सपोजर टू सन है कि तो हमारा लॉन्ग टाइम स्पैन ऑफ समर्स है, ठीक है, और हमारे मुल्क में गर्मी की जो मंथ्स हैं बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो सेबेशियस एक्टिविटी भी बढ़ती है, उससे जैसे ऑयल प्रोडक्शन हो गया तो भी आपकी स्किन डल एंड डार्क लगना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपकी पिगमेंटेशन जो है वो, क्योंकि हमारी रेस भी ऐसी है, फिर उसके ऊपर से सनब्लॉक की अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। वही मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं कि मैं अभी अंदर हूँ तो क्यों लगाऊँ, ये वाली चीज़ें भी हैं। दूसरी बात, जो हमारी स्किन को डैमेज करने वाली जो प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर मिल रही हैं, उसका इस्तेमाल भी आपकी स्किन को प्रोन करता है टू स्टिमुलेट करे कि स्किन पिगमेंट प्रोड्यूस करे, तो उसकी वजह से भी इंड्यूस हो जाती है पिगमेंटेशन। तो ओवर द काउंटर रॉन्ग प्रोडक्ट्स, बैड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आपकी हाई यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ समर्स, हमारी रेस, आपके जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पिगमेंटेशन। क्या ये सच है कि एक दफ़ा हो गई तो जाएगी नहीं? नहीं, ऐसा भी ठीक बात दुरुस्त नहीं है कि होएगी तो जाएगी नहीं। हाँ, मुश्किल ज़रूर होती है जानी, कुछ लोगों में बहुत रेजिस्टेंट होती है, जैसे कि मर्द हजरात। और 100% नहीं जाती, मतलब 70-80% चली जाती है। वेल, ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, कुछ लोगों में दुरुस्त है, कुछ लोगों में बिल्कुल भी पुरानी पिगमेंटेशन हुई हुई है वो तो कुछ प्रॉब्लमेटिक होती है, जिनकी डीप हो जाए। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो अभी जैसे अगर पिगमेंटेशन होनी शुरू हुई है, राइट टाइम पे पकड़ लो तो रुक भी जाती है और रिवर्स भी हो जाती है। फिर जाहिर जिस तरह मर्दों की काली काली यहाँ पे लाइनें पड़ चुकी होती हैं, यहाँ पे पड़ जाता है, फिर वो कहते हैं वापस उधर से, तो बड़ी मुश्किल है। सोचे कि आपके खूबसूरत गोल्डन स्किन है और उसके ऊपर इतनी बड़ी काली काली छाइयाँ हैं, उधर से वापसी तो नहीं होती। फिर देखिए उसमें बहुत सारी डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो देखने होते हैं। जो आप गर्दन की डार्कनेस की बात कर रही हैं उसके बहुत रीजंस हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन हमारे लोगों में है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, यानी कि जो कि रिलेटेड है विद वेट गेन, ओबेसिटी और डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ों के साथ है, जो कि हमारे लोगों में वैसे ही ज़्यादा है। डायबिटीज़ जो है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त डायबिटीज़ प्रेवलेंट है। इसके अलावा जो ओवरवेट होना, ठीक है, हमारे जो मर्द जो ओवरवेट हैं और साथ में डायबिटिक भी हैं या प्री डायबिटिक हैं, उनको मालूम भी नहीं है इस बात का, उनमें ये चीज़ अक्सर डेवलप होती है। तो उनको ज़रूर चाहिए कि अपना HbA1c चेक करवाएं, ताकि देखेंगे कहीं वो प्री डायबिटिक होने या डायबिटिक होने की वजह से तो नहीं वो डेवलप कर रहे। और साथ में ऑफ कोर्स वेट गेन जो होता है उनमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। PCOS जो होते हैं वो और चीज़ें करती हैं, वो एक डिफरेंट ट्रायड है, वो हर्सुटिज्म यानी कि बाल आते हैं, वेट गेन होता है और इरेगुलर साइकिल्स होती हैं फीमेल्स में। एनीमिया, एक वक्त पे यकीन लोग कहते थे एनीमिया ऐसे है पिगमेंटेशन है। एनीमिया, यस, एनीमिया इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मेलास्मा। Not only the cause. No, not only. There is never an only cause. There are always multiple causes or sometimes idiopathic, यानी कि पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हो गया, और बट आप कह रही हैं ट्रीटेबल है। मैं असल में सब इश्यूज पे बात करना चाह रही हूँ और थोड़ा सा उनकी प्रिवेंशन पे। देखिए इलाज की हम कितनी भी बात कर लें, जब तक आप व्यूअर्स, बाय द वे मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोग्राम देख के खुद ही अपने टोटके घर पे ना शुरू कीजिएगा, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। हमारा पॉइंट होता है व्यूअर्स आपको अवेयरनेस देना।
आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, अब आपको पता है, आपको बता दिया कि भी डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, समवन जिनका एरिया है डर्मेटोलॉजी, उनके पास जाएं, अपना चेकअप कराएं और अपना इलाज करें। जो ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ वो डॉक्टर साहिबा अगर लेंगी, ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर वर्क करें। हो सकता है हम दोनों को पिगमेंटेशन हो, बट फॉर डिफरेंट रीजंस और डिफरेंट उसके लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्लीज नीम हकीम नहीं बनना, वेब रेमेडी में से इन्फॉर्मेशन है, चैट जीपीटी से नहीं लेनी, बिल्कुल गो टू अ डॉक्टर, यस राइट? बिल्कुल डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है ना, बात सुन के खुद ही शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये भी बात हो गई। सो प्रिवेंट करने के लिए सनब्लॉक, यस बेसिकली बेसिक चीज़, और कुछ नहीं। बहुत कुछ है। देखें, सनब्लॉक एक बिगिनिंग है, स्टार्ट है ऑफ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है? सबसे पहले आप सनब्लॉक का एक बहुत ही रेगुलर इस्तेमाल, और सनब्लॉक का इस्तेमाल करने का भी तरीका है, ये प्लीज बता दें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिंदगी में। सनब्लॉक आपने आइडियली घर से निकलने से पहले या एक्सपोज होने से पहले आधा घंटा पहले लगाएं, ठीक है? ताकि वो आपकी स्किन के साथ बाइंड कर चुका हो, तब ताकि वो इफेक्टिव हो आपकी स्किन के लिए सन ब्लॉक करने के लिए, ठीक है? हाई SPF फैक्टर जो है, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मिनिमम 40-50 इज सफिशिएंट, ठीक है? उससे ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप एवरी 4 आवर्स के बाद उसको रीअप्लाई करें, एटलीस्ट 4 आवर्स के बाद अप्लाई करें। ये ना समझे कि मैंने एक दफ़ा लगा लिया तो दिस इज सफिशिएंट टिल सनसेट। तो जिन्हें मेकअप सुबह लगाना है वो की करे, आप दोबारा लगा सकते हैं सनब्लॉक। ऐसा सनब्लॉक ले सकते हैं जो कि आपके मेकअप के ऊपर अप्लाई हो सकता है, आपके मेकअप को कुछ होगा भी नहीं। जैसे कि आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल्स फॉर्म्स में आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप वो ले सकते हैं, वो आपने मेकअप के ऊपर रीअप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका मेकअप भी उसी तरह ही सेटल रहेगा और आपका सन प्रोटेक्शन दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगी। वेरी स्मार्ट। ओके, सो ये हमारा सन ब्लॉक वाली बात होगी, और बाकी चीज़ें तो वो ही हैं, व्यूअर्स के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चेक करेंगे। अनीमिया है तो उसको मैनेज करेंगे। प्रेगनेंसी में बहुत से लोगों को छाइयाँ पड़ जाती हैं और खुद ही चली जाती हैं, लेकिन यू नीड टू नो व्हाई इट्स हैपनिंग। एक हो गया टैनिंग। टैनिंग एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है गर्मियों में। अब जिनकी तो खूबसूरत और लकी स्किन है, उनकी स्किन टैन होकर गोल्डन ब्राउन की तरफ जाती है। मेरे जैसे लोग जब धूप में जाते हैं तो वो ग्रे हो जाते हैं। एक्चुअली 2 दिन मेरी स्किन पिंक होती है, तीसरे दिन ग्रे टोन आनी चाहिए और पूरी एक ग्रे ह्यू आ जाती है मेरी स्किन के ऊपर। सो अगर टैनिंग है, गोरे होने की बात नहीं करी, टैनिंग का क्या हल है? देखिए, हमारे मर्दों के हाथ हो जाते हैं डार्क, बिल्कुल, जो मोटरसाइकिल डार्क हो जाएगा, हाथ हो जाएंगे डार्क, और बड़ा कंट्रास्टिंग किस्म की लाइन बन जाती है, आपके नेक लाइन पे बन जाएगी, हाथों की जहाँ पे आपका ग्लव्स हैं उससे ऊपर बन जाएगी। मतलब ये आपको डायरेक्टली शो करता है कि यूवी रेडिएशन कितनी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, एक आपकी इफेक्ट करता है जो आपकी स्किन के ऊपर। इसका हल क्या है? इसका हल यही है, देखें, सबसे पहले तो सन ब्लॉक, और दूसरा ये कि आप फिजिकल सन प्रोटेक्शन भी करें, ठीक है ना? जैसे कि अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं, एक ब्रिम्ड हैट पहन सकते हैं, गर्मी में कॉटन सॉक्स पहने जा सकते हैं, व्हाई नॉट? पहनने चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोजर है तो वो तो उसमें तो आपको मस्ट है कि आप अपनी प्रोटेक्शन करें। आप देखें व्यूअर्स, जब स्पोर्ट्स पीपल भी मेल फीमेल खेल रहे होते हैं, वो इतना मोटा उन्होंने वाइट लेयर लगाया होता है, पूरे अपने मुंह के ऊपर टोपियां पहनी होती हैं, जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगाई होती है उन्होंने, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इतना मुश्किल होता है यूवी रेडिएशन से अपने आप को, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए एक्सपोज है। तो वो टैनिंग खत्म कैसे करें अगर हो जाए? देखिए, एक तो टाइम लेती है, रिवर्स हमेशा लेने में टाइम लगता है कि रिवर्सल होता है, लेकिन टाइम लेता है, ठीक है? जब आप उसको सन एक्सपोजर का ट्रिगर खत्म किया, करो तो ये करो, तो कुछ लोग पॉलिशर लगा देते हैं, ब्लीच वाला। पॉलिशर तो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। पॉलिशर तो वो वाली पिगमेंटेशन करती है जो कि आप कभी भी ठीक नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक स्टबर्न किस्म की पिगमेंटेशन कॉज करती है, स्पेशली ऑन द साइड्स ऑफ द चीक्स। आपने अक्सर लेडीज़ के देखा होगा, अदर देन मेलाज़मा एक ह्यू होता है ऑफ पिगमेंटेशन, वो अक्सर वो जो लेडीज़ जो पार्लर से या सैलून से लेते हैं पॉलिशर वाला हाइड्रा या फेशियल्स, उसमें वो वाला स्टेप अगर वो अवॉइड कर लें तो उनकी स्किन इतनी पिगमेंट ना हो। उन्होंने कहा पार्लर वाला हाइड्रा फेशियल, जो एक्चुअल क्लिनिक्स में हाइड्रा फेशियल डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर साहिबा जैसे, वो अमेजिंग है। बाय द वे व्यूअर्स, मैंने भी रिसेंटली करवाया जाके फ्रॉम अ प्रॉपर क्लिनिक। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था अगले दिन कि ये मेरी स्किन है। इट मेड सच अ ह्यूज डिफरेंस। और सच्ची बात है, मैं कोई हाइड्रा फेशियल के इतने हक में नहीं थी। शो पे 2-3 दफ़ा बात की कि जो लोग वटेवर ये वो कर लें, बट मेरी ड्राई स्किन है, आई कांट टेल यू। मेरी टैनिंग भी उतर गई, मतलब वो जो स्किन पे थोड़ी सी होनी शुरू हो जाती है ना, बच्चों के साथ भी खेलती हूँ बाहर, ये वो, तो
हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो क्लेंजिंग कर रही है, एक्सफोलिएशन कर रही है, हाइड्रेशन कर रही है, ठीक है, और जेंटल आपका थोड़ा सा ऊपर से न्यू लेयर को इंड्यूस कर रही है कि ऊपर की तरफ आए। अच्छा, तो एक्सफोलिएशन कर रही है। ब्रेक में बड़ी ज़ोर से जाना है, लेकिन ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ना, मैंने बात करनी है एक्नी की, और ये छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और जो इन्फेक्शंस, क्योंकि ये मेन मेरे ख्याल से 5-6 चीज़ें हैं जो गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर सवेरा सैफ हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट डॉक्टर और उसके साथ साथ ब्रिलियंट पर्सन। इनसे बात करते हुए लग नहीं रहा बंदा डॉक्टर से बात कर रहा है, लग रहा है बंदा सहेली से गप लगा रहा है, विच इज़ लवली। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एट मेयो हॉस्पिटल। बाय द वे मेंबर ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और मेंबर अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक फिजिशियंस भी हैं। अच्छा डॉक, अब आ जाते हैं 3 जो बीमारियां टाइप की कैटेगरी में आती हैं। एक तो एक्नी, मर्द हो औरत हो, छोटे बच्चों में भी प्रॉपर येलो दाने, सॉरी ग्रोस बात करने लगी हूँ, पीप से भरे हुए इतने बड़े बड़े गर्मियों में निकल आते हैं। और जो लोग एक्नी प्रोन होते हैं उनकी तो गर्मियाँ इतनी मिजरेबल गुजरती हैं। बिल्कुल, एक्नी एक ऐसा साइकोसोशल किस्म का डिजीज़ है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही अंडरमाइन कर देता है। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आप होता है वो लोगों का बहुत कम हो जाता है। वो सोसाइटी को फेस करना छोड़ देते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो जो दाने बन रहे होते हैं वो उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं कि वो फेस नहीं कर पाते लोगों को। इसीलिए एक्नी जो होती है वो सबसे ज़्यादा वर्सन भी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा वर्सन वो गर्मियों में ही होती है। क्योंकि देखें हीट भी है, ह्यूमिडिटी भी है, उसके ऊपर से आ गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप अपनी स्किन केयर उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से रिक्वायर्ड है, तो उसके ऊपर आ जाएगी मज़ीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हो जाएगी वर्सनिंग ऑफ द एक्नी। तो एक्नी को जो है आपने बहुत ध्यान से ट्रीट करवाना है, स्पेशली इन द समर सीजन। और प्लीज़ खुद से, वाकई वही आपकी वाली बात के खुद से टोट के प्लीज़ ना कीजिए, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और उनसे आप ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक करवाएं। और अगर ठीक नहीं करवाएंगे तो उसके जो स्कार्स वो छोड़ के जाती है ना, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं ठीक करने। तो इसलिए ट्रीट एक्नी बिफोर इट लीव स्कार्स। बहुत अच्छी बात है, वही वाली बात जो हम अभी कह रहे हैं ना, मलाजमा ना हो तो बेहतर है। हो गया एक दफ़ा मुंह पे, फिर लिटरली व्यूअर्स आई बिन थ्रू इट, क्योंकि मेरी बेटी नूर के बाद मुझे यहाँ पे छाइयाँ पड़ गई इस स्पॉट पे। अभी भी हल्का सा शैडो है, नहीं जा रहा, क्योंकि जब हुआ तो उस वक्त ये सोचा कि ये तो प्रेगनेंसी तो हो जाएगा तो निकल जाएगा। उसी वक्त अगर उसको टॉपिकल लेवल पे हैंडल कर लेती तो शायद इतना वो ना होता। टाइम गुजरता गया, ट्रीटमेंट अजीब अजीब फनकारियाँ करती रही, चला जाएगा हो जाएगा। ऑस्ट्रिच अप्रोच नहीं होनी चाहिए, जिसको पिजन अप्रोच भी कहते हैं, आंखें बंद कर ली तूफान आ गया चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई। बिल्कुल ऐसे होता है। तो एक्नी को राइट टाइम पे ट्रीट करना एंड निशान और वो जिसको हम कहते हैं खड्डे पड़ने से पहले ट्रीट करें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक कब कैसे पता चलेगा कि राइट टाइम क्या है? देखिए माँ बाप, अब मैं भी माँ हूँ, अगर बच्चों के मुंह पे दाने निकल रहे हैं तो थोड़े बहुत दाने तो निकलते ही हैं टीन्स के अंदर। बिल्कुल सही। मुझे कब पता चलेगा कि राइट टाइम है एक्नी ट्रीटमेंट का? देखें, पहले होती है माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्नी, उसके बाद जाती है वो माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में, उसके बाद चली जाती है वो सीवियर फॉर्म में। और ये देखने से पता चल जाता है, जब आपके पास 2 से 3 दाने हैं कोई बात नहीं, कभी कभी खुद ब खुद सेल्फ रिजॉल्विंग भी होते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो मॉडरेट में चली जाए, लेकिन जैसे 8 से 10 दानों की तरफ चली गई है और वो खुद से ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर आप उसको छेड़ें भी ना, उसको खुद से मैनिपुलेट भी ना करें, खुद से ख़त्म करने की कोशिश ना करें। घर के टोटके अगर ठीक कर सकते होते तो फिर एक्नी हम डॉक्टर्स ना ट्रीट कर रहे होते। तो इसलिए आप जब जैसे ही आपको लगे कि ये प्रोलॉन्ग होती जा रही है और 8 से 10, 2 से 3 से बढ़ गई है, तो फिर आप आएँ और उसी वक्त ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें। और उस वक्त ट्रीट करना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि जब आप वो मॉडरेट टू सीवियर जैसे नोडुलोसिस्टिक एक्नी की तरफ चले जाएं। वो नोडुलोसिस्टिक वाली एक्नी है जिसका आप बता रही हैं, जिस जिक्र कर रही हैं, कि जो स्कार्स छोड़ती है, इतने बड़े बड़े दाने बन जाते हैं और उसको आप ना भी हाथ लगाएं तो वो जाते जाते खड्डा छोड़ जाता है और फिर ऐसे इंडेंटेशंस पड़ जाती है व्यूअर्स, फिर उसमें फिलर्स करने पड़ते हैं, हजार और चीजें करनी पड़ती हैं और वो फिर सारी जिंदगी का फिर भी उतनी परफेक्शन नहीं आ पाती जिस तरह से स्किन को होना चाहिए। क्योंकि जैसे अल्लाह मियां ने बनाई है वैसे इंसान तो नहीं कर सकता ना। जी हाँ। अच्छा, अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं, इन्फेक्शंस जो स्किन की हो जाती हैं गर्मियों में, उनको कैसे अवॉइड करें? वो तो देखिए अवॉइडेबल है। बिल्कुल है, ठीक है। देखिए, स्किन को आप कोशिश करेंगे जितना भी अच्छा साफ़ रख सकें। साफ़ का मतलब एक चीज़, मैम लेट मी मेक अ पॉइंट,
कि प्लीज़ एंटीबैक्टीरियल सोप्स अवॉइड करें। एंटीबैक्टीरियल सोप्स जो हैं आपकी नेचुरल फ्लोरा ऑफ द स्किन को डिस्टर्ब कर देते हैं। हाय हाय, हम तो बचपन से, हम तो कब से इतने सालों से सुन रहे हैं कि एंटीबैक्टीरियल सोप से गर्मियों में नहाओ तो आपकी स्किन जो है आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। दो नुकसान करते हैं, एक नहीं, एक तो आपके फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरी ओवर ड्राइंग करते हैं आपकी स्किन की। तो जब जैसे ही ड्राई होगा फ्लोरा डिस्टर्ब होगी, सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम हमेशा मना करते हैं कि एंटीबैक्टीरियल सोप इस्तेमाल ना करें। तो ये तो बहुत ही आम सी बात है जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि एंटीबैक्टीरियल सोप्स बच्चों को भी नहलाया जाता है उनसे। हम ये सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स कि आप माइल्ड सोप्स इस्तेमाल करें, क्रीम बेस्ड जो होते हैं, क्रीम बेस्ड हो जाए। जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, जैसे खुश्की वाली प्रॉब्लम होती है, एक्जिमाज हैं, वो तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो कुछ जेंटल ऐसे सोप्स है मार्केट में, ऑब्वियसली हम ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकते। हाँ जी। जो मुझे याद है कि जब मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की मैंने बात की, आपको पता है व्यूअर्स, मैं हाथ भी अगर टिपिकल हैंड वॉश से धोऊं, सिर्फ सर्टन हैंड वॉशेज है जिनसे मैं धो सकती हूँ, जो अगेन क्रीम बेस्ड होते हैं, जो हार्श नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। सो हमें अपनी स्किन को भी अंडरस्टैंड करना है। एग्जैक्टली। हम ऑयली स्किन पे ड्राई स्किन के प्रोडक्ट लगा लेते हैं, ड्राई स्किन के ऊपर ऑयली लगा देते हैं, Yes. कॉम्बिनेशन स्किन के साथ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आप या तो ओवर ड्राइंग कर रहे हैं या आप पिगमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि ओवर द काउंटर, मैंने आप पहले भी जिक्र किया था, ओवर द काउंटर वाइटनिंग क्रीम्स। प्लीज़ ये ओवर द काउंटर वाइटनिंग क्रीम्स देखने में और सुनने में तो लगता है कि बहुत आसान रेमेडी है टू ट्रीटमेंट गोरा होने या टैन दूर करने का, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन को बहुत शदीद डैमेज कर रही है। वो आपकी स्किन को पतला कर देती है, उसकी वजह से आपकी स्किन की रगें नुमायाँ हो जाती हैं, और उसके साथ साथ आपको पिगमेंटेशन ऐसी देके जाती है जो कि बहुत मुश्किल होती है, और साथ साथ बाल भी उगा देती है मोटे मोटे चेहरे के ऊपर। तो आपको एक मसले से 2-3 मसलों में डाल देती है। और बाय द वे इतनी आपकी स्किन पतली हो जाती है कि फिर लेजर हेयर रिमूवल करते हुए भी डॉक्टर कतराता है, कुछ वो कहता है कि अब आपकी जल ना जाए चेहरा। मेरी एक सोचे, मेरी अपनी कजन, पहले तो लोग कहते थे कि एक सर्टेन बैकग्राउंड के लोग करते, उस पागल को पता नहीं किसी पार्लर पे वो जाती थी, उस खातून ने कहा मैं आपको क्रीमें मिक्स करके दूंगी, आप लगाना। बिल्कुल। वो भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं फॉर्मूला क्रीमें मिक्स करके नहीं लगानी, उसने लगा ली और वो लगाती चली गई। उसने कोई साल 1.5 लगाई है, 1.5 साल के बाद नोटिस करना शुरू किया कि यहाँ पे दाढ़ी उगनी शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे होता है। स्किन इतनी पतली हो गई है, बेसिकली तो आप स्किन का लेयर पर लेयर उतारते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसी की वजह से इतना। और आपको पता है कि ये दिस कैन लीड टू स्किन कैंसर्स आल्सो इन एक्सट्रीम केसेस। ओवर साल इस्तेमाल करने के बाद आप स्किन कैंसर्स की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रिकली हीट वाला जो मसला है वो ज़रा बताएं। वो जो छोटे छोटे लाल दाने सारे जिस्म पे निकल आते हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे, पित्त जिसको मेरे ख्याल से, बिल्कुल ऐसे है। वो क्या है? हम अपनी ज़ुबान में, हम बेसिकली क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है, उनकी एक डक्ट्स होती हैं। उन डक्ट्स के अंदर या तो ओक्लूजन हो जाती है, अच्छा, या उस पर इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से ये मिलिएरिया डेवलप होता है। इसको मिलिएरिया हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं डॉक्टर्स। तो उससे क्या होता है कि छोटे छोटे दाने, सबसे पहले तो क्रिस्टलाइना, मिलिएरिया क्रिस्टलाइना, यानी कि बहुत छोटे छोटे बारीक ट्रांसपेरेंट कलर के बनते हैं। अगर उसमें रेडनेस आ जाए तो उसको हम रूबरा कह देते हैं, या पानी वाले बन जाते हैं, पानी वाले दाने भी पानी वाले जिसको हम क्रिस्टलाइना कहते हैं। रूबरा जब लाल हो जाते हैं, और पस्चुलोसा जब उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो वहाँ तक भी बात पहुँच सकती है। तो इसलिए उसको आप प्रिवेंट करें। एक तो है कि आप कूल टेम्परेचर्स में रहें, ठंडे पानी से नहाएं, अपने आप को जितना ठंडा रख सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने। बंदा कहाँ अफोर्ड करता है? हमारे मुल्क में देखो इतनी गर्मी है, हाँ, लोग पंखा नहीं चलाना अफोर्ड करते, बिजली वगैरह। तो कोई ऐसा हल बताओ जान जो हमारी आवाम के लिए भी यूजफुल हो। देखिए ये तो सिंपल रेमेडीज है ना कि आप एक खुले बात कपड़े है, पहन रेशमी लें। कपड़े ना पहने, हाँ, गर्मियों में खुले बच्चों को पहन पॉलिएस्टर लें। बेस्ड कपड़े ना पहनाएं, Exactly. मलमल के कुर्ते। मैं अपने बच्चों को अक्सर गर्मियों में ना मलमल की सलवार कमीज बना देती हूँ, बेटे को भी, बेटी को भी, वेरी मच अफोर्डेबल और वेरी affordable कंफर्टेबल। भी। हाँ, तो वो कर सकते हैं। सारा दिन उसमें फनकारी करते रहते हैं और खुश भी रहते हैं। और बिल्कुल। कसम से एसी की तो चलाने तक बात ही नहीं आती, पंखे में खुश रहते बिल्कुल हैं। हाँ, ऐसे ही। जब आप मोटे मोटे कपड़े पहनाएंगे तो फिर पंखा भी चुभेगा। हाँ, जो फैब्रिक हमें सूट नहीं करता, हमारे मौसम को सूट नहीं करता, वो पहनने की या बच्चों को पहनाने की कोशिश ना करें। सिंपल रहें, लाइफस्टाइल सिंपल रखें, सिंपल डाइट लें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, नहाएं। बल्कि इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँगी, जो आप टिप्स देंगी एज अ स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहेंगी कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या येसेस हैं और क्या नोज़ हैं?
गर्मी के मौसम में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप अपनी स्किन को धूप से बचाएं। धूप से बचाने के साथ साथ इसको हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी पिएं भी और स्किन को ऐसे मॉइस्चराइज़र्स भी लगाएं जो कि आपकी स्किन को टॉपिकली भी मॉइस्चराइज करें, हाइड्रेटेड रखें। इसके साथ साथ जितने भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर दें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है, वो मेकअप भी ऑयल फ्री इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र भी ऑयल फ्री इस्तेमाल करें। मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। उससे ये होती है कि हाइड्रेशन भी मिलती है, मॉइस्चराइजेशन भी होती है और आपकी एक्ने भी प्रोन स्किन को ब्रेकआउट्स नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें करें। और प्लीज़ ओवर द काउंटर जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं उनसे बहुत बचें, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसके साथ साथ आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि आपका अपना स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। हर इंसान डिफरेंट है, तो हर इंसान की स्किन भी डिफरेंट है, तो आप उसके लिहाज से टेलर करवाएं अपने लिए अपना एक ट्रीटमेंट प्लान, एक स्किन केयर प्लान। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। यहाँ पे मैं ज़रूर भी हूँ, अक्सर आप लोग कहते हैं स्किन बड़ी अच्छी है। ट्रस्ट मी, मेरी स्किन अच्छी नहीं है। मेरी स्किन ड्राई है, एक्जिमा प्रोन है। मैं अगर 2 दिन स्किन का ख्याल ना रखूँ तो तीसरे दिन कोई ना कोई स्यापा पड़ जाता है, बेसिकली बिकॉज यंगर ईयर्स में डॉक्टर साहब का ख्याल नहीं किया, बेस नहीं स्ट्रॉन्ग की ना। मुझे यही तो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारी स्किन अब इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो गई है क्योंकि वो तुम्हें पहले इंडिकेशंस दे रही थी। ड्राई पैचेस बन जाते थे, यहाँ पे ड्राइनेस हो जाती थी, इधर आईज के अराउंड स्वेलिंग हो जाती थी और वो बन जाता था, समझ नहीं आती थी, कहती थी पता नहीं क्या हुआ है, खुद ही ठीक हो जाएगा। बट ये नहीं रियलाइज़ किया कि अगर मेरी स्किन ड्राई है, पानी की मिकदार मैंने पीने में बढ़ानी है, क्योंकि देखिए बड़े मसले होते हैं जो अंदर के होते हैं, जो हमारे चेहरे पे आ रहे होते हैं। और अगर जनरली ड्राई स्किन है तो कॉमन सेंस की बात है, मॉइस्चराइज रखो, वरना रिंकल्स भी पड़ेंगे, छाइयाँ भी पड़ेंगी, सारा कुछ होगा। जिस तरह ऑयली स्किन का प्रॉब्लम एक्नी है ना, इस तरह ड्राई स्किन का मसला है अर्ली एजिंग एंड रिंकलिंग। इसीलिए तो लोग कहते हैं एक्जिमास, इसीलिए लोग कहते हैं ना ड्राई स्किन मतलब ऑयली स्किन या इवन एक्नी प्रोन स्किन इज बेटर देन कम से कम इसमें अर्ली एजिंग उस तरह से नजर नहीं आती, होती जरूर है, ये नहीं कहते कि नहीं होती, लेकिन ड्राई स्किन पे जल्दी अपेरेंट होना शुरू हो जाती है, जल्दी जाहिर होना शुरू हो जाती है। 2 दिन सही पानी ना पीऊं, तीसरे दिन झुर्रियां पड़ी होती हैं मुंह पे, बिल्कुल साफ नजर आती हैं। और एक्जिमास से बहुत प्रोन होते हैं जो ड्राई स्किन के लोग होते हैं, पिगमेंटेशन से भी बहुत प्रोन होते हैं। आपको पता है एक दफ़ा मैंने अपना हाथ एक प्रोग्राम में ना बार बार एक हैंड वॉश से धोना था, तो मैं बार बार उसमें डेली ना दिन में 2 दफ़ा शो का हिस्सा था, वो ब्रांडिंग थी। आपको पता है को 6ठे दिन मेरे यहाँ पे फिंगर्स के बीच में जख्म बनने शुरू हो गए। मैंने कहा क्या हो रहा है? अच्छा मैंने फिर क्या, वो फिर मुझे शेफ के ऊपर शिफ्ट करनी पड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत 10 साल पुरानी बात है, बिल्कुल ऐसे है। उस वक्त पता चला कि आई एम एक्जिमा प्रोन। डॉक्टर पे गई, उन्होंने कहा तुमने किया क्या? मैंने कहा मैं तो इस चीज़ से फ़र्क रूटीन में सिर्फ ये चीज़ है। सो बात ये कि व्यूअर, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नो योर स्किन। अपनी स्किन को जाने और मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। बिल्कुल ऐसे है। पार्लरों में जो खवातीन ने अपने खोले में दुकानें, वहाँ पे जाके आप लोग बोटॉक्स, फिलर्स, ट्रीटमेंट्स, लेजर्स करा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्लिनिक्स में करने वाली हैं। एंड आई थिंक डॉक्टर साहबा मेरी बात को सेकंड करेंगे कि पढ़ लिख के इस लेवल पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता। अगर हर बंदा कर रहा होता तो हर परचून की दुकान पे ये ट्रीटमेंट्स हो रही होती। बिल्कुल ऐसे ही। सो जस्ट बिकॉज किसी सैलून वालों के पास पैसे हैं और उन्होंने मशीनें ले ली हैं, चीज़ को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सो प्लीज़ गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर, और स्किन के मसाइल हों, गो टू द राइट पर्सन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ आज का दिन है, उस पर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम हमेशा लेडीज़ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज जेंटलमैन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनका नाम इतना प्यारा और इतना डिफरेंट है, और क्योंकि वाहिद मर्द है हमारे सेट पे, तो मैंने सोचा हम उनको ज़रा शुरू में ही पिन पॉइंट कर देते हैं। तो आगर नदीम सहर हमारे साथ हैं, और बाय द वे नाम का मतलब भी पूछ लिया, इनका नाम का मतलब है फेमस या मशहूर, राइट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और नाम की तरह बहुत से हैट्स ये पहनते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, एंड की नोट स्पीकर भी हैं। देन वी हैव नादिया जाफरी विद अस। जैस यू नो, पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर ट्रेनर हैं, सहेली भी है मेरी।
एंड अस्सलाम वालेकुम। ऑनर्ड। वालेकुम। और अगली की शक्ल दिखाते हुए मैं घबराती हूँ क्योंकि जब कोई इशू बेस्ड होता है तो मैं इसको पकड़ लेती हूँ अपनी सहेली को। साइमा नज़ीर हमारे साथ हैं, बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड पेरेंटिंग कोच हैं। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमने 3 बड़े ही परफेक्ट लोग मेरे ख्याल से सेलेक्ट किए हैं। ये अपने आप को पैट ऑन द बैक देना चाहूँगी और अपनी टीम को। यूएस आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट कुछ ज़ीरो होता जा रहा है। एक वक्त होता था कि एक फैमिली का कॉन्सेप्ट होता था मियाँ बीवी बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे, बात ख़त्म। अब फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया है। ब्लेंडेड फैमिलीज़ भी आ गई हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ भी हो गई हैं और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो गई है, जो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन एक फैमिली होने के बावजूद लोग एक नहीं हैं। एक घर में रहते हुए हर बंदा एक मुख्तलिफ ज़िंदगी जी रहा है जो किसी भी स्टेज पे कनेक्ट नहीं करती। इवन खाने के टेबल पे बैठ के सब अपने फ़ोनों पे खेल रहे होते हैं या हर काम कर रहे होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट या कनेक्ट करने के अलावा। मैं क्या बात करूँगी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्या कहेंगी मैम? आमतौर पे जब हम कोई सेलिब्रेट करते हैं ना डेज़, तो हमें लगता है कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, मगर आई डोंट नो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अब हमारी सोसाइटी में भी, जैसे आपने जिक्र किया, आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे खुशी हुई ये जानकर और लगा कि शायद बहुत रेलेवेंट भी है, ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे बात करें। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ जब हम बात करें तो आई थिंक इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी भी है। और जैसे आपने कहा, फैमिली सिर्फ वो नहीं है कि जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं सिर्फ और इकट्ठे रह रहे हैं। आई थिंक आजकल जो हम देख रहे हैं आम तौर पे भी कि मियाँ और बीवी जब इकट्ठे रहते हैं तो मियाँ की फैमिली में भी कुछ ऐसे मेंबर्स साथ रह रहे हैं, बीवी की फैमिली के भी मेंबर्स कुछ साथ रह रहे हैं और मिलजुल के बड़ा अच्छा सा एक सेटअप बनाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट चैलेंजेस भी ऑफ कोर्स हैं। एक तरह से इकट्ठे रहते हुए भी, जैसे आपने कहा कि नज़र दिखने में इकट्ठे हैं मगर अलाइंड नहीं है, तो इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। बट आई थिंक एक बहुत ही अच्छा कदम है और ज़रूरी है कि आज हम ये बात करें जहाँ पर घर पे रहने वाली ख़वातीन भी हमें सुन सकें। अगर कोई बच्चे भी ये बात हमारी आज सुने तो उनको भी अंदाज़ा हो कि फ़ैमिली होना एक ब्लेसिंग है, इसकी कदर करनी चाहिए और कैसे एक फ़ैमिली का हिस्सा बन के एक डायरेक्शन में चलें, इस पर आज हम कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी नादिया, क्यों हम एक दिन मना रहे हैं फैमिलीज से रिलेटेड? और देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, ये भी तो कितने मज़े की बात है। बिल्कुल। और फैमिली डे वैसे तो हर दिन ही फैमिली का ही दिन है और मेरे ख़्याल से हमारे पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ वी आर ब्लेस्ड कि अभी भी हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है, जो फैमिली सिस्टम है, माँ बाप के साथ बच्चों का रहना है और जो एक एनवायरनमेंट है, उसमें वी आर ब्लेस्ड एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। जब हम बात करते हैं तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने अभी भी ओल्ड होम्स में बहुत कम रेशो होगी जो पेरेंट्स जा रहे होंगे। ओल्ड होम्स बन तो गए हैं, जो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम चैलेंजेस की तरफ बिल्कुल आएंगे। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि ये बिल्कुल इस तरफ क्यों आ रहे हैं और हमारा फैमिली सिस्टम में हमारे चैलेंजेस क्या हैं और कमज़ोरियाँ क्या हैं, हमें उसके ऊपर, जहाँ पे हमें ज़हनी तौर पे अगर हम न्यूक्लियर फैमिली बन गए हैं और प्रैक्टिकली हम कह रहे हैं हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं लेकिन ज़हनी तौर पर न्यूक्लियर हैं, तो फिर उससे बेहतर है आप न्यूक्लियर में रहें। चलिए इसकी तरफ भी आएंगे। आगर भाई, आप क्या कहेंगे? आज के दिन को बनाने की ज़रूरत है, वही वाली बात है कि मदर्स डे हम क्यों मनाते हैं? माँ तो हर रोज़ इम्पॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, जिस तरह ये मैडम साइमा ने बात की कि हमारे यहाँ इस वक्त ये बड़ा अहम मौजू है कि हम फैमिली के हवाले से बात करें। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ ये नुक्ता नज़र थोड़ा बदलता जा रहा है कि पहले हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा मजबूत था, लेकिन फिर जिस तरह जिसको इकबाल ने कहा कि सासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, कि वक्त के साथ साथ जब सनती इनकलाब आया, जब माशरती ढांचा बदलता गया, तो हमने देखा कि जो फैमिली निज़ाम है या जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है वो मुतासर होता गया। अच्छा, अब देखिए कि अगर आप ख़ानदानी यानी जॉइंट सिस्टम को भी देखेंगे तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। जब हम सनती तरक्की की तरफ आए हैं, यदि देखिए कि यूरोप ने 1877 में 1877 में और 84 में 2 किताबें अंग्रेज़ी में लिखी गई जिसमें पहली मरतबा इस मौजू पे बात की गई और मार्क्स के नज़रियात से उन्होंने इस्तेफ़ादा किया मुसन्निफ़ीन जो अमेरिकन राइटर थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के, हाँ जी, कार्ल मार्क्स।
पाकिस्तान के अंदर 90 की दहाई के अंदर जो है वो पहली बार ये सोचने की कोशिश की गई कि जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है उसके मुतासर होने की वजूहात क्या है। लेकिन आखिर फैमिली है क्या? फैमिली ये है, देखिए क्योंकि देखिए अक्सर हम लोगों को मिलाते हैं, कहते हैं ओ ये साइमा है, शी इज माय फैमिली, जी जी, जबकि टेक्निकली हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। तो फैमिली है क्या? पहले फैमिली की डेफिनेशन कुछ और होती थी, आप समझ नहीं आती फैमिली क्या है। पहले फैमिली की डेफिनेशन ये थी कि एक घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो एक छतरी के नीचे तमाम अहबाब इकट्ठे हैं, इकट्ठे खाते हैं, उनकी खुशियाँ इकट्ठी हैं, उनके गम इकट्ठे हैं, और फिर वक्त के साथ ज़ाहिर है जिसको हम कहते हैं कि इत्तेहाद उम्मत इस्लाम, फिर ये एक दूसरा एक पॉइंट है कि ये पूरा मुसलमान जो हैं वो सारे एक उम्मत की तरह है। तो ये दो नज़रियात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बुनियादी मसला है। और अब हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है अभी हालत बहुत बेहतर है, जिस तरह ये मैडम ने भी कहा कि ओल्ड होम बन तो गए, लेकिन हमारे यहाँ हालत बहुत बेहतर है कि हमारे यहाँ ख़ानदान का एक निज़ाम मौजूद है। हमारा दादा, हमारी दादी, हम दादी की कहानियाँ नहीं सुनते थे तो हमें रात को नींद नहीं आती थी। ये ख़ानदानी स्ट्रक्चर है। गांव के निज़ाम के अंदर आप देखिए, जब तक अम्मा अब्बा से बेइज्जती नहीं कराती थी मुझे भी नींद नहीं आती अब हमारे यहाँ ये है कि अब देखिए गांव के अंदर एक ख़ानदानी निज़ाम है कि गांव में एक घर में शादी होती है, पूरा मोहल्ला मेज़बान भी होता है, मेहमान भी होता है। ये एक अपनाइयत है भाई, मतलब बच्ची को अगर कुछ देना भी है, कुछ लेन देन का भी करना है, तो पूरा मोहल्ला जो है, किसी ने टोस्टर दे दिया, किसी ने ब्लेंडर दे दिया, किसी ने 4 लोगों ने मिलकर मशीन खरीद दी वॉशिंग की। मैंने ये अपनी आंखों से विटनेस किया। और गम में भी ऐसे ही है, कोई वफात हुई है तो तमाम जो मोहल्ला है, शहर है, गांव है, वो इकट्ठा हो गया। 3-3 दिन 4-4 दिन, ये आपको पता है रूल है कि खाना आपका चूल्हा नहीं जलेगा, हम लोग भेजेंगे। तो ये है कि अब जाहिर है फैमिली सिस्टम मुतासर तो हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम बेहतर हालत में हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? अगेन मैं गोरे और वेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। क्या है मसाइल, वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स को इस वक्त मुतासिर कर रही हैं? जी मैम। देखिए, सबसे पहली तो जो आपने चीज़ आइडेंटिफाई की है ना, वो यही है कि हम वेस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो आई थिंक हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें वेस्ट से सीखना नहीं चाहिए, हमें तालीम में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, बिज़नेस में, हर चीज़ में, साइंस में सीखें और आगे निकलें। मगर जो अपनी इक़्तिदार है ना हमारी, जो हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनकी कदर करें। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये मत सोचें कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं आता। जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाए रखें। और फैमिली, जो हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि फ़ैमिली क्या है, मुझे लगता है फ़ैमिली वो अपनाइयत का एहसास है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि महल्ले के लोग भी एक दूसरे के गम में और खुशी में साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये जो एहसास है एक दूसरे का, यही फैमिली है। क्योंकि अगर आप कहने को सगे बहन भाई भी हैं और एक ही घर में रह रहे हैं और महीनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करे, आई डोंट थिंक ये कोई ये एक ऐसा अमल है जो हमें नहीं करना। वजूहात क्या हैं? क्योंकि हमने हर एक ने अपनी अपनी एक अलहदा छोटी छोटी दुनिया बना ली है, जिसकी बहुत सारी जो जिम्मेदारी है मैं समझती हूँ कि वो जो हमारे हाथ में एक सेल फ़ोन आ चुका है, इंटरनेट की एक्सेस आ चुकी हुई है, तो हमें लग रहा होता है कि हम अपने लिए सफिशेंट हैं। हम एक अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की है, चाहे वो इंटरनेट पे कुछ देखना है, मगर आप मसरूफ़ हैं, तो आपको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है। तो अगेन कमिंग टू IT एंड इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, उसमें बहुत कुछ सीखने का भी है, मगर मतवाज़न रखना हर चीज़ को, और जो रिश्ते हैं आपके साथ, इंसान को इंसान समझना। और ख़ुद भी आप ये समझें, अल्लाह ने आपको एक सोशल एनिमल बनाया है। हमारा गुजारा नहीं है जब तक हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ना दीजिए, मैं शूट पे थी कुछ हफ्ते पहले, और सेट पे जो एक आर्टिस्ट थे, आई डोंट नो गेट इनटू हु व्हाट वेयर, तो उनको फ़ोन आया, फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, मैं तो 3 दिन से कराची आया हुआ हूँ। मैं समझी किसी फ्रेंड से बात करें। कहते तुम अगर और किसी चीज़ को होश हो तो तुम्हें पता हो ना। अच्छा, बट बहुत ही बेतकल्लुफ़ी से बात हो रही थी। फ़ोन बंद किया तो हंसना शुरू, वो बंदे ने फ़ोन बंद किया, एक्टर ने, और हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह ये वो। कहता है नहीं, ये मेरे छोटे भाई का फ़ोन था, 3 दिन से मैं घर में नहीं हूँ, इसको अब होश आई है कि मैं भाई को कॉल करूँ। इसने ना, मतलब एक घर में अपने माँ बाप, ये बड़ा भाई जिसको कॉल करके पूछा कि आप मतलब कहाँ हैं, 3 दिन, कहते मैं वो खुद हंस रहा था और हैरान भी हो रहा था कि 3 दिन से मैं नहीं हूँ। इसने ना अम्मी से पूछा, इसने ना अब्बा से पूछा, ना इसने मुझे देखा वहाँ पे, ना इसने मेरी बीवी से पूछा, ना मेरे बच्चों से पूछा। कहते हैं यार आजकल के बच्चे, मैंने कहा कितने सालों का है? कहते हैं 23। बच्चा तो ना हुआ भाई, कि 23 साल के लड़के को ये नहीं पता कि उसका 5 साल बड़ा भाई जो है वो एक और शहर में और 3 दिन से नहीं है। कैन यू इमेजिन?
सो बिल्कुल आप राइटली पॉइंट आउट जो कर रही हैं, मुझे अभी 2009 में आई वाज सर्विंग समवेयर इन अ स्कूल, वी एक्सपेल अ चाइल्ड, अ गर्ल फॉर 3 days। मुझे वो एकदम से मैं लिंक किया उसको, और ड्यू टू सम रीजंस, और उनको कहा कि अपनी मदर को आपने, उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा। 3 दिन बाद वो बच्ची आ गई लेकिन मदर नहीं आई, और जब पूछा तो कहती मैं 3 दिन से मदर को मिली ही नहीं हूँ। दैट इज़ 2009, मैं तब की बात कर रही हूँ। आई वॉज इन टीचिंग। मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि एक ही घर में माँ बेटी हैं, और अच्छा, एक ही घर में, ये नहीं है कि एक ही डिवोर्स एक ही घर में। अच्छा, यहाँ पे जो सिनेरियो है ना घरों के अंदर, जो इस तरह के सिनेरियो, आपने भाई की एक मिसाल, तो मेरे जहन में वो स्टूडेंट आ गई हैं फ़ौरन से। 2-3 पहलू बड़े अहम हैं घर के अंदर। ये जो डिवाइस है, आपका फ़ोन है, मैं ले रही हूँ, इसने ऐसी दीवारें खड़ी की बिल्कुल हमारे बीच में जो नज़र ही नहीं आती जिसका है उसको लग पता जाएगा। एक और बात भी है कि इसके फ़ायदे भी तो हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो घर के अंदर हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन माँ और बाप क्यों नहीं इंश्योर कर पा रहे? बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो। खाने के वक्त इकट्ठे बैठना है, वो आपका वक्त है। तफरीह के वक्त जाना है, वो आपका इकट्ठे, वो आपका वक्त है। रात को गुड बाय कहना है, बच्चों को कहना है, उनके कमरे में जाना है। ये कुछ ट्रेडिशंस भी हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं। जान बाहर बच्चों को पहले लेके जाते थे माँ बाप पार्क या कहीं पे, तो बच्चे खेल रहे होते थे, माँ बाप उनके ऊपर नजर रख रहे होते थे या साथ खेल रहे होते थे। अब हर बंदा जो है वो कहता है कि जी हम इनको किसी प्ले एरिया में ले जाते हैं। क्यों प्ले एरिया में लेके जाते हैं? मैंने जाके नोट किया ना, माँ बाप नहीं होते बच्चों के साथ प्ले एरिया में, बच्चे उछल कूद कर रहे होते हैं, माँ पे अपने फोनों पे लगे होते हैं। और अक्सर बच्चे प्ले एरिया से निकल के कहीं और निकल जाते हैं, और पूरे फिर मॉलों में माँ बाप ढूंढ रहे होते हैं बच्चे के, साढ़े बच्चे कितने निकल गए। एक तो ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चा पैदा करना, और फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होना उसके लिए कि ये अल्लाह का इतना बड़ा शाहकार आपको मिला है, इसको आपने बनाना है। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है एज पेरेंट कि वी आर पेरेंट, ये भी उसकी देन है। बिल्कुल। तो जब उसकी देन है तो उसकी इमानत है, और उसने वो स्किल्स हम में डाली हैं। लाइक माँ में मुझे समझ नहीं आती कहाँ से मोहब्बत अल्लाह ने इतनी डाली है, वो है। तो उसको वो खुद से नल एंड वॉइड करे या बाप वो करे तो वो एक अलग बात है। लेकिन जान, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे पेरेंट्स को, और सर आपने भी देखा होगा, बल्कि आपकी तरफ आ जाते हैं अब इसी बात को आगे लेके कि वो क्या मसाइल है। मैंने पेरेंट्स को देखा है, मैंने एक्चुअली पेरेंट्स को देखा है जो बॉदर नहीं करते हैं। दे डोंट बॉदर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने खुद ही इंटरेस्ट छोड़ दिया, पैदा कर दिया दिखाने के लिए कि हमारे 3 बच्चे देखो कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। उनको कुछ नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता, माओं को बापों को दोनों को नहीं पता बच्चा कौन सी क्लास में। घर में जो काम करने वाली उनकी अम्मा है या नैनी है, वो नैनी बताती है कि जी आपका ये वाला बच्चा आप 3री जमात में और वो 7वीं जमात में। देखिए, मुझे एजुकेशन के साथ वाबस्ता हुए तकरीबन 12-15 साल हो गए। मैं इस वक्त एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हूँ, और मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि वालिदैन को जब हम बुला के उनसे कहते हैं कि आपके बच्चे की कारकर्दगी ये है, तो वो कहते हैं कि हमने कॉलेज क्यों भेजा है। बच्चा कॉलेज तो 3, 4 या 5 घंटे के लिए आता है, ज़्यादा वक्त तो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है। फिर उसके बाद वो कॉलेज जाके जो वालिदैन हैं उनको जब हम कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चे की, आपके बच्चे के पास से मोबाइल निकला है, वेब निकला है, ये परेशानी है, तो आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमें, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया जी, इसको मारें, इसको जहाँ मर्जी करें, हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ये मैडम की बात 100% दुरुस्त है कि हमने तरबियत का जो मरहला है वो ख़त्म कर दिया, और फिर उसके साथ साथ हमारे दरमियान जो एक गैप आया, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि सनती तरक्की या आपका पढ़ लिख जाना या माओं का पढ़ लिख जाना, वालिद का पढ़ लिख जाना, अच्छी जॉब होना, अगर इस सारी सूरत के बावजूद भी आप अपने बच्चे को वक्त नहीं दे सके, उसकी तरबियत नहीं कर सके, तो वो तरबियत सिर्फ चंद दिन मुतासर नहीं होगी, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी मुतासर होगी। और आगे जो फैमिली वो अपनी बनाएगा या बनाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी उससे मुतासर होगी। और देखिए, फिर उसके बाद लड़कियों का भी मामला यही है, सेम है कि फिर लड़कियों की भी जब है कि वो इस तरह के माहौल से निकलती हैं, तैयार होकर तरबियत पा के, तो फिर वो अगले घर जाके भी उसी चीज़ की तवक्को करते हैं। जब मिलती नहीं है तो फिर उसके बाद क्लैश, इसे आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह लें या कुछ भी कह लें, मुकालमे का क्लैश कह लें, लेकिन ये है कि बहुत मसाइल जन्म लेते हैं। तो मोबाइल एक वजह ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात हैं जिससे हमारी फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और जिसकी ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत। तो फिर क्या करें? बिल्कुल, मुझे आप लोगों से सोल्यूशन चाहिए इन द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जल्दी से किचन में नज़र डालेंगे और हमारे जो ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स हैं हमें ये गाइड करेंगे। देखिए, क्या गलत कर रहे हैं हमें पता है, नहीं भी पता तो चलो ये कर लो जो ये लोग कह रहे हैं, शायद हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स बेहतर हो जाए। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं। खाने का टेबल एक ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत खूबसूरत अंदाज में कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन वहाँ पे भी मोबाइल की जान या टैब की जान या इवन लैपटॉप्स की जान कोई नहीं छोड़ता। जी जुगन आपी, आज का जो हमारी रेसिपी है फ्राइड चिकन पुलाव, वो रेडी हो गया है। साथ में जो है पोटैटो कटलेट्स रेडी है, सैलड है और इमली की चटनी मैंने आपको बोला था, एक वो है और एक रायता। कंप्लीट देखें, कंप्लीट मील है यहाँ पर। इसके साथ किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, और इसके साथ अपने मोबाइल्स को साइड पे रखें और आपस में बातें करें, वो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई मैं तो इवन प्रोग्राम्स एज अ एंकर जब मैं जाती हूँ लोगों के शोज़ के ऊपर एज अ गेस्ट, आई कांट टेल यू साइमा, मैं अक्सर कहती हूँ कि पता नहीं क्यों बुलाया है। सिर्फ ऑन एयर जब कैमरा ऑन होता है आपसे बात हो रही होती है, वरना बाकी सारा टाइम इवन जो होस्ट है वो फ़ोन पे लगा हुआ है। हर बंदा अपनी अपनी चीज़ में बिजी है एंड यू आर लाइक मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और मैं आपको यही बात अभी कहना चाह रही थी कि जब हम यहाँ पर बातचीत भी कर रहे होते हैं, उसमें हम पॉजेस भी लेते हैं, एक दूसरे की बात से कभी इत्तेफाक करते हैं, कभी नहीं करते, और वो बहुत एक अच्छा, आई थिंक बड़ा अच्छा व्यूअर्स को भी देखने में लगता होगा कि बहुत नेचुरल फ्लो ऑफ द टॉक बन रहा होता है, बिकॉज हम वैसे भी बातचीत कर रहे होते हैं। ओके, गुफ्तगू को कंक्लूड करना है जी। व्हाट नॉट टू डू, वो तो हमने कुछ हल्का सा टच कर लिया। व्हाट टू डू जी, जुगन बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी मैं एज अ पेरेंट एंड जिस जनरेशन का हिस्सा हूँ, एंड एज अ पेरेंटिंग कोच, बिकॉज बहुत सारी कज़न्स भी मशवरे ले रही होती हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं। अभी जैसे नादिया ने बात की ना कि हर घर में एज पेरेंट्स हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने चाहिए। आई थिंक वो हम रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना भी चाह रहे होते हैं, मगर उनको हम फॉलो नहीं करवा पाते बच्चों से, बिकॉज जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा है पेरेंट्स को खुद एडमिट करते हुए, माँओं को खुद एडमिट करते हुए, वो यही होता है कि आई नो साइमा, मगर फिर मैं क्या करूँ ना, मैं भी तो थक जाती हूँ, मुझे भी तो अपना टाइम चाहिए होता है, तो मैं गिव अप खुद भी कर देती हूँ। तो अगर वो रूल सेट भी करते हैं ना कि फ़ोन पर नहीं बैठना इतनी देर या स्क्रीन टाइम नहीं करना, तो क्या आई नो, मगर फिर जब मैं भी कर रही होती हूँ तो फिर आई गिव अप। मगर हाँ, तुम्हारी अच्छी बात यह है कि तुमने गिव अप कभी नहीं किया, तो वो ट्रेनिंग का एक पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है बच्चे की। सो आई थिंक ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। हम हमेशा इस बात को अग्री भी करते हैं और कहते भी हैं कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको कहते हैं, बच्चे हमेशा वो सीखते हैं जो हम करते हैं, जो वो देखते हैं। ऑफिस ये है और मेरे काम का कोई टाइम नहीं है। अगर रात को 2 बजे कंफर्म हुआ है कि साइमा और नादिया और अगर भाई शो पे आ रहे हैं और शो का फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो मुझे रात के 2 बजे चेक करना है। बिल्कुल। अगर मैं बच्चे को खाना खिला रही हूँ और उस दौरान मेरे बॉस की कॉल आ गई है तो मुझे अटेंड करनी है। हाँ, आई नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब साइमा आप भी वर्किंग लेडी हो, आप हम सब काम करने वाले लोग हैं, काम इसीलिए कर रहे हैं, रोजी रोटी भी तो कमानी है ना, घर भी तो चलाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक इसमें बहुत सारा रोल ना हमें खुद से सेट भी करना पड़ता है, और हम वर्क प्लेसेस पे भी इसकी बात करते हैं जुगन। जैसे आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 4 o'clock के बाद अपनी टीम को व्हाट्सएप पे रात को कुछ प्लानिंग करके रात के 11 बजे उनको अगले दिन के प्लान्स ना बनाऊं। और आप देखिए, अगर जहाँ वेस्ट में हम अच्छी बातें उठा रहे हैं तो वहाँ ये चीज़ सीखने की है कि यस, फ्रेंच और जर्मन ऑफिस में उनकी कितनी अच्छी रूटीन है कि यू आर नॉट इवन, आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने अपनी ईमेल चेक करनी है घर ऑफिस आवर्स के बाद। तो ये एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी इस नॉर्म को अंडरस्टैंड करें, और आप खुद भी एक फैमिली, हर इंसान एक फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी इस बात का मार्जिन दें कि वो एक फैमिली का हिस्सा हैं, तो फैमिली टाइम में इंटरप्शंस ना हो। और अगर मजबूरन करना भी पड़ जाए, टेक द स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को ऑन बोर्ड लें, कॉन्फिडेंस में लें। ऐसे ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की नादिया। देखें, माँ बाप बेचारे भी क्या करें, अगर 24 घंटे उनके हलक पे अंगूठा है नौकरियों पे, तो वो क्या करें। आई एम वेरी लकी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस तरह से कभी तंग नहीं किया जाता। सबको पता है 10 बजे ये सो जाती है, और स्क्रिप्ट हम यूजुअली 5 बजे तक अपना खिलारा मुका देते हैं एज अ टीम, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और जो आप देखें, द हायर यू गो, स्पेशली वुमेन जो है, उनके चैलेंजेस इसलिए भी कि उन्होंने बच्चों को डायरेक्टली, जो होता है ना बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं माँ, तो वो नो डाउट बाप का बहुत रोल है, दोनों का है। तो अगर आप वर्किंग हैं और आपकी टाइमिंग इस तरह से है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम थिंग जिस तरह से, तो इवन बच्चे क्वेश्चन करते हैं। माई यंगर डॉटर आस्क्ड मी वन डे कि यू आस्क्ड मी कि मैं नहीं यूज़ करूं, और आपका थ्रू आउट काम उसके ऊपर है और आप उस पर रहती हैं। एंड देन आई कन्विंस्ड हर एंड टोल्ड हर कि मुझे क्यों करना ज़रूरी है, मुझे इसको क्यों देखना ज़रूरी है।
ये किस तरह से मेरी जॉब है, जैसे आपकी स्टडीज़ है, एंड देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल बी डूइंग ऑल द रिसर्च ऑन इट एंड आई हैड नो ऑब्जेक्शन। राइट नाउ यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। और दूसरी बात, सारा वक्त अगर आपने फ्रेंड से गप्पे लगाते हुए और रीलें देख देख के अपने दिमाग की दही निकालनी है, कंटेंट मैटर कर रहा है, बच्चा क्या देख रहा है उस पे चेक जरूरी है। मतलब लड़ाई इससे नहीं है, लड़ाई उस content इसके मतलब वही है ना। आप एक अब बहुत बुरा एग्जांपल है, बिकॉज आई एम वेरी एंटी गन्स, बट बंदूक को आप यूज कर सकते हैं अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसी बंदूक से आप किसी की जान लेके किसी का खानदान बर्बाद कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप इसका यूज क्या करते हैं। और सेकेंड थिंग इज़ द रोल क्लैरिटी। जो रोल्स हमने एक डिफ़ाइन किया हुआ है ना कि खाना बनाना ख़वातीन का काम है, ये काम मर्द का है, ये है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से बहुत ज़्यादा रोल्स में ख़वातीन भी आगे आई हैं, तो ख़वातीन और जो मर्द हैं, अच्छा हमारे दीन में, हमारे पीछे ट्रेडिशंस में जाएं, ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप किसी तरह भी सोशल एंगल से ले लें, रिलीजियस से ले लें, किसी भी, तो ये रोल्स क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि जब ज़रूरत है तो रोल्स को आप कर सकते हैं स्विच, एंड देयर इज़ नो हार्म इन इट अनलेस एंड अनटिल कि कोई आपको कोई ऐसा, आप वो जो एक तो यहाँ पे हमारे एक सोशल आय है जो फ़ौरन से कह देती है कि हाँ ये तो पता नहीं वो क्या जोरू का गुलाम हो गया, ये हो गया। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स से हमें निकल के बच्चों को पालना है। टारगेट बड़ा है, विज़न बड़ी है, पेरेंट्स की विज़न हर साल हमें अपनी विज़न बनानी बहुत ज़रूरी है कि इस साल का टारगेट हमारा क्या है, एंड फॉर दैट आई थिंक बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के साथ रोल्स के थोड़ा बहुत आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करें तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। वंडरफुल जी। मेरा ख्याल ये है कि आप कंक्लूड करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि हमें थोड़ी सी अपनी डोमेन तय करनी पड़ेगी कि हमने क्या करना है। इस तरह अभी इन्होंने बात की कि एक फैमिली के अंदर पढ़े लिखे मियाँ बीवी हैं, तो उनको तय करना है कि उन्होंने किस तरह चलाना है सिस्टम को, और अपने बच्चों की तरबियत के लिए चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है। और जो सास और ससुर हैं उनको भी देखना है कि जो हमारी बहू है उसका निज़ाम हयात कैसा है, या हमारा बेटे के, आप देखें शादी से पहले बेटा अगर माँ पर गुस्सा करता है, बहनों की बात नहीं मानता, कोई मसला नहीं, लेकिन शादी के बाद करता है तो वो सब बीवी सिखा रही है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना है। फिर यहाँ टेक्नोलॉजी है, समाजी तरक्की है, सनती तरक्की है, माशरती इनकलाब है, ये सारी चीज़ें अगर एक ख़ास डोमेन के साथ चलती रहीं तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब आप उनको बहुत ज़्यादती के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर ज़ाहिर नुकसान होते हैं। और तरबियत बच्चों के मामले में ज़ाहिर है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं रखा हुआ। उनको मोबाइल देते हैं तो वो 4-4, 5-5 घंटे उसमें रहते हैं। अगर शोहर जॉब करता है तो वो मुसलसल अपनी ज़िंदगी में मगन है, उसे कोई पता नहीं घर में कैसे मामलात हैं। इसी तरह अगर हाउस वाइफ है या बीवी जॉब करती है, होम मेकर एंड हाउस वाइफ एंड वर्किंग लेडी है, फिर एक नया अज़ाब। हाँ, तो इसलिए जब आप सनती तरक्की को कबूल कर चुके हैं, जो कि करना भी चाहिए, तो फिर इकबाल का इस मिसरे को गलत साबित करें ना कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ये जो आलात हैं ये आपके एहसास मुरव्वत को कुचलने ना दे, ठीक है, इसका इस्तेमाल गलत नहीं है। वही बात है कि आपने डोमेन्स तय नहीं की। और फिर ये है कि हमें जब कोई चीज़ मिल जाती है ना, फिर पहली दफ़ा मिलती है तो हम सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो उसका साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच अनम, आपका भी। बात के एंड में सिर्फ आप लोगों ने इतनी खूबसूरत बात की कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों की तरफ क्यों दौड़ते हैं हर चीज़ के लिए। मसला होता है, स्यापा होता है, बच्चा बाप को नहीं फ़ोन करता, माँ को नहीं फ़ोन करता, किसी और अपने एज ग्रुप के दोस्त को करता है जो उसके मसाइल और उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, और बड़ी बुरी तरीके से करता है, क्योंकि बच्चे आपस में क्या मसले हल करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली वालों को अपना नहीं महसूस कराते। उनको जब बाहर ज़्यादा प्यार मिलेगा, बाहर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ज़्यादा रिगार्ड मिलेगा, ज़्यादा वक्त मिलेगा, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें जब बाहर ज़्यादा मिलेंगी तो अपना घर और अपने घर वाले, अपनी फैमिली बुरी ही लगेगी। सो फोकस के साथ टाइम देना है, बाउंड्रीज़ को ले डाउन करना है, रोल्स ले डाउन करने हैं। ये आसान नहीं है व्यूअर्स। अगर बच्चे पालना और पैदा करना इतना आसान होता तो माँ के हर बंदे के पाँव के नीचे जन्नत ना होती। माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है, और वो राइट अर्न करने के लिए हमें भी कुछ जतन करने पड़ेंगे एज पेरेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।